नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना काल में जब जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है, भारतीय हिंदू नाट अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आप सबके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के निर्देशन में भारतीय हिंदू नाट अकादमी द्वारा रंग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने कला साधना के माध्यम से अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। हमारे आज के अतिथि बहुत विशेष है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने 100 से अधिक नाटकों में अभिनय किया है। द फूल, द टेम्पेस्ट, द विजिट और कई अन्य सेलिब्रेटेड प्लेस का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। ये संभव थिएटर ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज हमारे बीच में हैं श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी। अमिताभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय हिंदू नाट अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। नमस्कार सुचित्रा और धन्यवाद। सर, अगर आप हमें बचपन से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में विस्तार में बताएं। विस्तार में बताएं? जी सर। अरे भाई, ये जर्नी तो काफी लंबी है, करीब 65 साल लंबी जर्नी है। तो विस्तार में कितना होता है मैं देखता हूँ। मेरा जन्म, जैसा आपने बताया अपने परिचय में, जबलपुर में हुआ था। और वैसे मेरे पिताजी जो है, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ऐसा पता नहीं क्या हुआ, हम लोग 5 भाई हैं। अब किन वजहों से क्या हुआ, जो जहाँ से मुझे मैंने होश संभाला, जो मेरे बचपन की जहाँ से होता आपकी याददाश्त एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती है, तो वो मेरे ननिहाल से हुआ। मेरा बचपन का कुछ समय ननिहाल में बीता, जबलपुर में। और वहाँ पर मेरी 2 मौसियाँ थी, उस वक्त अनमैरिड। वो लोग रहती थी मेरे साथ में। तो मैं भी उनके साथ रहता था। एक स्कूल है, अभी भी होगा मेरे ख्याल से, सेंट नॉर्बर्ट कॉन्वेंट, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पढ़ता था मैं। तो मेरी जो 2 मौसियों में से एक मौसी हैं, जिनका की नाम अब साधना उपाध्याय हो गया शादी के बाद, और जिन्हें हम घर में मुन्नी मौसी कहते हैं, वो बहुत अच्छा गाती थी। उन्होंने संगीत में विशारद भी किया और उसके आगे की भी क्वालिफिकेशंस उनके पास हैं, और नाटकों में अभिनय करती थी। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं उनके साथ उनकी रिहर्सल्स वगैरह में जाया करता था। और मुश्किल से, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं 1958 से 60 के बीच का दौर है, यानी मैं ऐसे ही रहा हूँगा 5-6 साल का। तो उसमें एक नाटक था, शैडो प्ले। इतना मुझे याद है कि उसमें जो अभिनेता थे वो मंच पे दिखते नहीं थे। एक पर्दा पड़ा हुआ था सामने, जो प्रोसीनिया मार्च है, सफेद रंग का, और पीछे से लाइटिंग थी, और उसमें वो एक्टर्स की छाया दिखती थी। तो उसमें मेरी मौसी एक, मेरे ख्याल से कैंसर पेशेंट, ऐसी किसी बीमार से लड़ने वाली एक पात्र की भूमिका कर रही थी, और वो पड़ी हुई है मृत्युशैया पे। और मैंने उनके बेटे का रोल किया था, जो मेरी जिंदगी का पहला रोल है उस शैडो प्ले में। और सिर्फ मुझे इतना याद है कि कोई मुझे व्यक्ति गोद में लिए था, और मैं माँ माँ करके ऐसे हाथ बढ़ा के उनके पास जाना चाह रहा हूँ। तो मेरी जीवन यात्रा में जो रंगमंच से जुड़ी हुई है, ये पहली मेरी याददाश्त है। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पिताजी उस वक्त, भीमताल एक जगह है जो अब तो उत्तराखंड में पहुंच गई है, तब वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा थी। वहाँ पे जो नॉर्मल स्कूल है, या था, मुझे पता नहीं अब है कि नहीं, उसके प्रिंसिपल थे। और मेरे भाई लोग आते थे वहाँ से, पहाड़ों से छुट्टियों में। अक्सर वहाँ पे तब सर्दियों में छुट्टी होती थी, तो आते थे ननिहाल में, जबलपुर। तो बताते थे कि वहाँ पे ऐसे झील है और ऐसे पहाड़ है और ऐसा खूबसूरत है। तो मेरा भी मन बहुत ललचाता था कि मैं भी जाके वहाँ पे रहूं और देखूं वो सब चीजें। तो खैर, मैंने किसी तरीके से अपने पिताजी को पटाया, और फिर मैं भीमताल आया। वहाँ पे कुछ दिन पढ़ाई की,
1 साल रहे लगभग रहा मैं रहा, मेरे पिताजी तो ज्यादा रहे, 1 साल रहे, फिर वहां से ट्रांसफर हो गया लखनऊ आए। वहां पर नेशनल इंटर कॉलेज में मेरा तीसरी क्लास में दाखिला हुआ, और नरही में मकान था, जो लखनऊ के लोग हैं बीएनए के, उनको शायद सब चीजें मालूम होगी, वहां पे हम लोग रहते थे। 1 साल रहे। आर्य समाज मंदिर का था, बड़ा भारी प्रांगण था, उसमें रहते थे। उसके बाद ही फिर इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया मेरे पिताजी का, और ये बात होगी मेरे ख्याल से 1961 की। तो हम लोग फिर इलाहाबाद आ गए, और इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई एडमिशन हो गया। केपी स्कूल करके था एक स्कूल, उसमें दाखिला हो गया, वहाँ पे पढ़ने लगे। वो स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक था, तो उसमें पढ़ा मैं 8वीं तक, और मेरे बड़े भाई भी मुझसे वहीं पढ़ते थे। मेरा नंबर चौथा है अपने 5 भाइयों में, मुझसे 3 बड़े हैं और एक छोटा। तो वो भाई लोग मुझसे बड़े, जो 2 भाई थे वो भी पढ़ते थे केपी स्कूल में, और 8वीं के बाद वो लोग सीएवी, एक और वहाँ पे सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर इंटरमीडिएट कॉलेज है, 9वीं से वहाँ पर होता था दाखिला। तो मेरे साथ भी यही हुआ, 8वीं तक पढ़े केपी स्कूल में, और उसके बाद 9वीं से पहुंच गए सीएवी में। और कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं है, मैं शायद 10th में रहा होऊंगा या 11th में या शायद 12th में, लेकिन इसी 10th 11th 12th में से किसी एक वर्ष में सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर इंटरमीडिएट कॉलेज के सेंचुरी हुई। उनको 100 साल हो गए थे, और उसमें एक 3-4 दिन का बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया था। तरह तरह की एक्टिविटीज रखी गई थी। हम लोग की क्लासेस, सबसे बड़ी खुशी थी, क्लासेस नहीं हो रही थी, छुट्टी थी, और कॉलेज जा करके अलग अलग आप फंक्शन देखिए, खाने को मिल रहा था। तो मालूम चला कि उसके पहले जो तैयारियां हो रही थी कि एक नाटक भी होने वाला है। अच्छा, नाटक में काम करने की इच्छा रहती थी, शौक था। एक तो थोड़ा बहुत जो बचपन में काम किया था या देखा था, शायद वो वजह थी, या ये कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो बहुत आकर्षित करता है, और उसमें आपकी भी, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, मुझे लगता है कि वो अभिनेता बनना चाहता है। तो वैसे ही मेरी भी इच्छा हो रही थी। तो निशित वर्मा, एक हम लोग के साथ ही लड़का पढ़ता था, वो किसी और सेक्शन में था। तो मालूम चला कि वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहा है, और उसकी रिहर्सल हो रही। तो मैं पता करते कराते कि कहाँ पर निशित वर्मा प्ले डायरेक्ट कर रहा है, मैं पहुंचा, और मैंने कहा कि भाई मैं भी प्ले, यानी हाँ पहुंचा। तो मैं तो गया था वहां पे एक बेगर की तरह से, एक भिखारी, एक मंगते की तरह से, कि भाई मुझे भी इस नाटक में आप एक भूमिका दीजिए। और निशित वर्मा ने देखते, अरे आइए 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 भाई, बैठिए, और आओ भाई, बताओ बताओ कैसे करें हम लोग ये नाटक। उसने मुझसे ऐसे पूछना शुरू किया जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। अब मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि यार ये मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, इसको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, और अंदर ही अंदर ये भी लग रहा है कि यार मैं तो यहाँ पे इससे रोल मांगने आया था, अब इससे मैं रोल कैसे मांगू। अच्छा, मैं भी बैठ गया। पहले तो मैं उसको कुछ अपने तरीके से, जो भी कुछ जानकारी तो थी नहीं, पर ऐसे ही कुछ फेंकता रहा, बोलता रहा। बाद में जब हो गया तो मैंने कहा, भाई निशीत, मैं चाहता हूँ कि इस नाटक में मुझे भी एक भूमिका मिले, मैं भी काम करूं। बोला, यार अमिताभ, अब तो सारे रोल इसमें बढ़ चुके हैं। अच्छा, वो बड़ा अजीब सा फिल्मी सा कोई ड्रामा था, जो मुझे जितना याद पड़ता है उसमें कि एक वो जैसे होता है ना, गैंगस्टर होता है, हमारे विलेन होता था फिल्मों में, वो है, और उसके कुछ गुंडे हेंचमैन हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं, और हीरो के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसका अड्डा है विलेन का। तो बोला यार कि ये तो कोई रोल है नहीं इसमें, बस ये जो इसके गुंडे जो इसके साथी हैं, इसमें तुम भी एक बन जाओ। तो मैंने कहा चलो यही सही, कम से कम एक बार स्टेज पर आने का मौका तो मिलेगा। तो उसमें कोई डायलॉग वालॉग नहीं था, मैं भी उन गुंडों में अपना खड़ा हो जाता था, कुछ एक आध एक्शन करते थे हम लोग। तो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये मेरे नाटक में काम करने का दूसरा मौका था। इच्छा जरूर थी, लेकिन कैसे होगा, कहाँ होगा, कुछ पता नहीं था। खैर, होते हवाते 12th पास कर लिया सीएवी से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया बीए में। तो वहां पर जो है हम लोग का जहाँ घर है इलाहाबाद में, आज भी वहीं पे घर है, थॉर्निल रोड करके एक सड़क है, उस पे एक शेर वाली या शेरों वाली कोठी कहलाती थी। उसके गेट पे दोनों तरफ शेर बने हुए थे, और अंदर उसके अहाते में करीब 15-20
घर पहले भी थे, अभी भी अब बढ़ गए हैं, उन्होंने कई खाली जगह पे भी अब घर बन गए हैं। तो वहां पे हम लोग रहते थे। तो वहां पर एक फैमिली, सिख फैमिली, बेदी साहब थे, उनका परिवार था और उनके बच्चे भी हम उम्र थे। उनका बेटा मेरा जो है टोनी, बहुत अच्छा दोस्त है, और उसकी और बहनें वगैरह, हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, तो दोस्त हैं। तो मालूम चला कि एक दिन मैं घर में था तो एकदम से उनके यहाँ से मुझे बुलावा आया कि आपको वो बेदी आंटी बुला रही हैं। तो मैं गया, वहां पे देखा कि दो लड़के, मेरी उम्र के लड़के बैठे हुए हैं और बोली, अरे आओ बॉबी आओ, ये जो है उनकी एक बेटी, मुझे याद नहीं किस कौन सी बेटी, 5 बेटियां थी उनकी, उससे किसी एक बेटी के साथ एक लड़की पढ़ती थी, शोभी माथुर। तो उसका भाई दिनेश माथुर और एक और उसका दिनेश माथुर का दोस्त KB श्रीवास्तव, कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव। बोली ये दोनों आए हुए हैं, ये उसके जो भी शायद मेरे ख्याल से नीरा या बेबी कोई एक जो बेटी थी उसमें, खैर। तो बोले कि उसके जो है उसकी फलानी दोस्त का भाई और ये लोग हैं, और ये लोग एक क्लब बना रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक क्लब, और उसमें मुझे भी शामिल होने के लिए कह रहे हैं। तो मैं तुमको इसलिए बुलाया था कि लोगों से मिलो। अच्छा, उनको शायद पता चला होगा, मैंने कभी कहा होगा मैं भी नाटकों में काम करना चाहता हूँ, मालूम चला कि वो लोग नाटक भी करने वाले हैं, और उनको वो बना रहे थे, जो बेदी आंटी थी, पब्लिकेशन सेक्रेटरी। तो वो बोली बताओ मैं बन जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल बनिए, मेरा इंटरेस्ट है कि वो उस ग्रुप में दाखिल हो तो उनके बहाने मुझे भी जाने का मौका मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वह तय हुआ कि कोई किसी एक दिन, जो भी है 10-15 दिन बाद जो है, या 12 दिन बाद, उस क्लब का या उस ग्रुप का एक कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे विधिवत वो शुरू होगा, उसका इनॉग्रेशन होगा। तो उसमें उनको भी आना है, और मुझे भी उन्होंने कहा कि भाई आप भी आइएगा जरूर से, और आप भी शामिल होइए। तो हम लोग पहुंचे उस दिन। और वो जो क्लब था वो ज्यादातर ऐसे जो होता है ना, मोहल्ले के कुछ लड़के मिल करके बना लेते हैं। तो उन लोगों ने बना लिया, और उसमें जो KB श्रीवास्तव थे, कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव नहीं रहे बेचारे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा डायरेक्टर था वो। तो उसने पहले कुछ थिएटर इलाहाबाद में, अवधेश चंद्रा जी एक डायरेक्टर थे, उनके साथ किया हुआ था। और ये वक्त था जबकि भारत पाक युद्ध 1971 का हो रहा था। तो मालूम चला कि ये क्लब जो है एक प्ले करेगा, फिलैंथ्रोपिक क्लब। विष्णु प्रभाकर का नाटक था रक्त चंदन, और उसका जो टिकट सेल होगा, उससे जो पैसा आएगा वो जो भी PM केयर फंड या जैसे जो PM रिलीफ फंड, ऐसे किसी भी एक फंड के लिए दिया जाएगा। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी, मैंने कहा मैं भी करूंगा, तो मुझे भी रोल दे दिया गया, एक कबायली और पठान आदमी का। 2-3 डायलॉग थे। रिहर्सल शुरू हो गई, अवधेश चंद्रा जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। अब मालूम चला कि लड़ाई खत्म हो गई, हम लोग की तो अभी चल रही थी रिहर्सल। अब वो भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो गया, दोनों देशों में दोस्ती हो गई, और हम सब लोग ऐसे ही थे, मेरे ख्याल से 17-18 साल 16 साल की उम्र के बच्चे जैसे। तो उसी जो ग्रुप में से एक दोस्त के फादर जो है वकील थे, और जो एक तरह से हम लोग के क्या कहेंगे गार्जियन टाइप के था ना, जो ग्रुप का एक, अभी कुछ शब्द याद नहीं आ रहा है, तो खैर उन्होंने कहा कि भाई यार अभी आप तुम लोग ये नाटक बंद कर दो, ये तो इसमें तुम लोग भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, और वो युद्ध खत्म हो गया है, तो कोई दूसरा नाटक करो। तो उस नाटक को करीब महीना भर या 20 दिन रिहर्सल करके उसको फिर बंद कर दिया गया। लेकिन जोश हो गया था कि नाटक करना है। तो एक बंगला नाटक था, उसका मुझे शायद उसका नाम था सोमपुर थे के सोनपुर, ऐसा कुछ नाम था, और उसका हिंदी अनुवाद था धुएं की दीवार। वो भी कोई छपी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी, एक साइक्लो स्टाइल या टाइप की स्क्रिप्ट थी, और कुछ कहानी सी थी ऐसे ही, बॉक्स सेट होता ना, ड्राइंग रूम सेट वाला स्ट्रेट प्ले था। तो उसमें जो है मुझे एक मारवाड़ी सेठ की भूमिका मिली, और उसका हम लोगों ने प्रदर्शन, मुझे तारीख तो याद नहीं है, वही 71 की ही बात होगी, और सर्दियां ही थी। तो कोरल क्लब है रेलवे का इलाहाबाद में, उसका एक ऑडिटोरियम था, उसमें पहला प्रदर्शन किया, एक ही प्रदर्शन किया। और उस तरीके से मेरा जो कहा जाए कि रंगमंच पे पदार्पण उस नाटक के साथ हुआ।
बाद में हम लोगों ने फिलैंथ्रोपिक क्लब में और भी कुछ नाटक किए। राम कुमार वर्मा का प्ले था सांप, वो किया। और वो जो है वहाँ पर एल्फ्रेड पार्क में प्रयाग संगीत समिति का हॉल है, वहाँ पे किया। अच्छा, इस बीच मैंने क्या होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कुछ ड्रामे की गतिविधियां होती थी, तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहता था। मेरा तो तक शुरुआत में ट्राई करता था कहीं से किसी में घुस जाऊं मैं। तो वहां पर मेरे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसका नाम था संजीव कशालकर। तब तक मैं पहुंच गया था बीए सेकेंड ईयर में, और संजीव कशालकर मुझसे 1 साल जूनियर था, वो बीए फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने जब सांप करे थे, मैं उसको बताया, मैंने कहा भाई हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो आओ देखने के लिए टिकट खरीदो। टिकट बेचना पड़ता था, तो उसने भी टिकट लिया, वो आया और वो शो से 1 घंटा पहले आ गया। और कहने लगा कि यार कुछ काम वाम हो तो बताओ। तो हमने कहा कि हम लोग के पास यानी कि कोई था नहीं जो गेट पे खड़ा होकर टिकट चेक करे। तो इसके बावजूद कि उसने बाकायदा उसने खुद टिकट खरीदा हुआ था, सबने कहा तुम एक आ गए तो एक काम करो संजीव कि तुम टिकट चेक करना गेट पे खड़े हो। तो उसने कहा ठीक है। तो अपना उसने टिकट जो भी चेक किए, नाटक हुआ, नाटक खत्म हुआ, और उसने कहा बड़ा अच्छा तारीफ वगैरह की उसने। और उसके 1 या 2 दिन बाद वो मुझे मिला और कहना कि अताब ये बताओ कि यहाँ पर एक इलाहाबाद में एक संस्था है, उसका नाम है प्रयाग रंगमंच, और वो लोग खामोश अदालत जारी है नाटक कर रहे हैं, और उसमें उन्हें कुछ एक्टर्स कम पड़ रहे हैं, तो क्या तुम उसमें एक्टिंग करोगे? तो मैंने प्रयाग रंगमंच का नाम तब तक नहीं सुना था, लेकिन हाँ, खामोश अदालत जारी है नाटक का नाम सुन रखा था मैंने कि ये बड़ा चर्चित नाटक है। तो मैंने कहा हाँ हाँ जरूर करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कल जो है जो उस प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा, उनका बेटा है अनुपम आनंद, मैं उसको बुलाऊंगा। वो पढ़ता है एक दूसरे कॉलेज में, पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता था। तो मैं उसको बुलाऊंगा और वो हम लोग इतने बजे मिलेंगे। अच्छा, ये कमाल था, ये बात है सुचित्रा कि हम लोग उस जमाने में ना फोन था ना मोबाइल था, लेकिन ऐसे कुछ होता था कि आप फिक्सअप किया और अगले दिन वो अनुपम आनंद साहब आए और संजीव कशालकर आए, और हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी एक जगह पे मिले, और अनुपम आनंद ने मेरा ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अच्छा। बोले ठीक है, ये हम लोग हिंदुस्तानी एकेडमी है उसमें करते हैं रिहर्सल, आप शाम को इतने बजे, 6 बजे का टाइम था, 6 बजे वहां पर आइए। तो मैं पहुंचा, वहां पहुंचा, जिंदगी में पहली बार डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा से मुलाकात हुई, और जो ग्रुप के लोग थे जो प्ले में एक्टिंग कर रहे थे उनसे मुलाकात हुई, और मुझे उसकी स्क्रिप्ट दी गई, खामोश अदालत जारी है की, और कर्णिक का रोल मुझसे पढ़ने को कहा गया। तो हम लोगों ने कुछ शायद एक एक्ट उसका पढ़ा बैठ के सब लोगों ने, मैंने कर्णिक का पढ़ा। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है तुम कल आओ, बताता हूँ कल। मैं फिर पहुंचा अगले दिन और मेरी कास्टिंग कर्णिक के रोल में हो गई। और उस तब मेरी, अभी तक हम जो काम कर रहे थे, जो थिएटर कर रहे थे, वो ज्यादातर मेरे ही हम उम्र लोगों के साथ कर रहे थे। सिर्फ अवधेश चंद्रा जी ऐसे थे जो कि हमसे उम्र में सीनियर थे। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे जिंदगी से तो उतना जुड़ी हुई नहीं, लेकिन शायद हाँ भारतीय रंगमंच से जुड़ी हुई, कि इसी दौरान जब हम लोगों ने ये पहला नाटक किया था धुएं की दीवार, और प्रयाग रंगमंच अपना ये खामोश की जर्नी के बीच में अवधेश चंद्रा जी ने इलाहाबाद में दीन बंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण का मंचन किया, और जो उसका 100 साल हो गए थे उस नाटक को लिखे हुए। और ये हम सब जानते हैं कि भारतीय रंगमंच में नील दर्पण नाटक का कितना महत्व है। हमें तब इतना नहीं पता था, ये मानता है कि हाँ ये इस नाटक का बहुत पुराना नाटक है और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया था और दीन बंधु मित्रा ने लिखा था। और उसमें हम लोग बैक स्टेज में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग ये प्ले कर रहे थे धुएं की दीवार, उस वक्त वो अवधेश चंद्रा उस प्ले की भी रिहर्सल्स कर रहे थे। तो खैर वापस आते हैं खामोश पे। तो ये पहला एक नाटक था जिसमें कुछ मुझसे बड़े लोग, पूरे यानी कि जो कहते हैं ना वयस्क लोग, वो लोग काम कर रहे थे। सबसे यंग मैं ही था उनमें, और लोगों का अच्छा तजुर्बा था अभिनय करने का, और एक अलग किस्म का थिएटर था। और अभी तक हम लोग जो नाटक को एक मस्ती की चीज और एक मजे की चीज और एक अपना उस तरह से कर रहे थे, डॉक्टर सिन्हा के साथ काम करते हुए बहुत सारी चीजें
जानने समझने को सीखने को मिली। थिएटर क्या होता है, यानी कि वो सिर्फ एक सीढ़ी नहीं है फिल्मों में जाने के लिए, वो अपने आप में एक ऐसी कला है, उसका एक संपूर्ण कला है वगैरह वगैरह उसके। और जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक जगह पे कहा कि डॉक्टर सिन्हा का था कि हम लोग ये एक थिएटर मूवमेंट कर रहे हैं, एक रंगांदोलन है। हमारे हिंदी प्रदेश में नाटक नहीं है और हम लोग को यहाँ पे रंगमंच को दोबारा से स्थापित करना है, और इसके लिए हमें पूरे अपना जो है कमिटमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और हम लोगों को पूरा अपना इसमें योगदान देना है। उस तरह की पूरी एक भावना उन्होंने भर दी, और हम भी उस वक्त पढ़ते थे, युवा थे, तो सारे उसमें बह गए। और करीब महीने 1.5 महीने रिहर्सल की, और उसके बाद इलाहाबाद में एक सिनेमा हॉल होता था, पैलेस, सिविल लाइंस में। और यानी कि अब तो नहीं रहा, उस जमाने में लगभग हिंदुस्तान के हर एक शहर में 1 या 2 ऐसे सिनेमा हॉल होते थे जहां पर अंग्रेजी फिल्में लगती थी। तो जैसे दिल्ली में सावित्री नहीं, चाणक्य और अर्चना 2 ऐसे हॉल थे जब मैं आया हूँ 76 में। लखनऊ में मेरे ख्याल से एम्पायर, और नहीं लखनऊ का तो नहीं, जबलपुर में डिलाइट और एम्पायर थे। ऐसे ही लखनऊ में भी हजरतगंज में 1-2 हॉल थे। तो ये पहले सिनेमा हॉल में अंग्रेजी फिल्में लगती थी, और ये अंग्रेजों के जमाने का ही बना हुआ सिनेमा हॉल था, और उसमें बाकायदा एक स्टेज था। तो अक्सर जो लोग अच्छा गंभीर थिएटर करते थे इलाहाबाद में, वो लोग पैलेस में सिनेमा शो करते थे, क्योंकि पैलेस सिनेमा हॉल ही एक ऐसा स्टेज जो थोड़ा बहुत प्रॉपर स्टेज था। बाकी कोरल क्लब का भी स्टेज बहुत यानी कि खराब था, और प्रयाग संगीत समिति का भी। पर क्योंकि वो सिनेमा हॉल था, वहां पे 4 शो फिल्मों के चलते थे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। तो और उस जमाने में यानी कि जैसे होता ना पीवीआर में सुबह से शुरू होते 9 बजे, ऐसा नहीं था, 12 बजे से शो शुरू होते थे। तो पहले इसमें होता ये था कि संडे के दिन हमारा शो होना तय हुआ है सुबह 9:30 या 10 बजे। तो शनिवार को उस पे स्टेज पे ग्रैंड रिहर्सल होगी। तो शुक्रवार को जब वहां पे शो खत्म होता था रात का 9 से 12 वाले से, सेकंड शो कहते थे उस जमाने में, तो वो जब खत्म होता था शो, उसके बाद हम लोग वहीं बैठे होते थे। शो खत्म होने के बाद जब ऑडियंस चली गई, पब्लिक चली गई, तो हम लोग वहां पर अपना सेट लगाते थे। सेट लगाने के बाद सुबह हो जाती थी लगाते लगाते। उसके बाद जैसे ही सेट लग गया तो तब तक बाकी अभिनेता भी आ गए, और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास से रिहर्सल शुरू हो गई सेट के ऊपर बाकायदा, और लाइटिंग वाइटिंग के साथ, जो आप कहते हैं टेक्निकल रिहर्सल, ग्रैंड रिहर्सल, रुक टुक के बीच में कुछ चेंजेस होते हुए। और 12 बजे तक ये रिहर्सल खत्म करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके बाद वो 12 बजे उसका शो शुरू हो जाएगा फिल्म का, और फटाफट सेट को हटाना पड़ता था क्योंकि फिल्म का शो शुरू होगा। फिर शनिवार जो जो चीजें प्रॉपर्टी कम रह गई है, कुछ कॉस्ट्यूम में कमी रह गई है, कोई टिकट बेचने, जो भी आप दिन भर काम किया, भाग दौड़ की, और शनिवार की रात को फिर वही कवायद कि शो खत्म होगा, अब फिर दोबारा सेट लगेगा, इस बार सेट को पेंट भी किया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, और सुबह जो भी टाइम तय है 9 साढ़े 9 बजे का, उस वक्त शो शुरू होगा। और शो खत्म होता था, और लोग आकर के लोग तो बधाइयां दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, और यहाँ पे हमको सेट उतारना है क्योंकि फिल्म का शो शुरू होना है। तो जब मैंने पहली बार ये खामोश का शो किया, तो सारे हम लोग इस प्रक्रिया से गुजरे, जो अपने आप में एक बड़ा रोमांचक भी था, उसमें ग्लैमर भी था, आकर्षण भी था, बड़ा मजा था कि आप 2-2 रात जग के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब शो हो रहा है, और खामोश जैसा नाटक, और सब बहुत मंझे हुए अभिनेता, एक अलग किस्म का एक अनुभव था। और उसके बाद प्रयाग रंगमंच की एक परंपरा थी कि वो जो है शो के बाद हफ्ते बाद या 10 दिन बाद एक मीटिंग होती थी ग्रुप की, जिसमें चाय नाश्ता तो होता था, लेकिन उसके साथ पूरे प्रस्तुति का एनालिसिस होता था, और हर व्यक्ति को ये बोलना होता था उसमें कि उसका अपना अनुभव कैसा रहा, उसे दूसरों का काम कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कमी रह गई, कहाँ पे क्या हुआ। और ये करीब 2-2.5 घंटे चलती थी मीटिंग, और बाकायदा एक तरीके से जो आप कहते हैं कि उस नाटक और प्रस्तुति का की चीरफाड़ होती थी। अच्छा। तो उसमें कई चीजें फिर आपको जानने को मिली, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा,
क्या अच्छी बात थी, क्या कहाँ पे कमी थी और किसको चीज को सुधारना है, जिसका मुझे बार बार उस वक्त कहा जाता था कि अपनी स्पीच को सुधारो, तुम्हारी स्पीच ठीक नहीं, जो आज तक बहुत ठीक नहीं है, कोशिश तो करता रहता हूँ। खैर, और एक बात और मैं अपने जो भी सुनने वाले साथी उनके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये तब भी था, अभी भी है कि बड़े कि जब मैं आया हूं तो था कि अब आप प्रयाग रंगमंच के कलाकार हो गए हैं, इसके सदस्य हो गए हैं और आप किसी और संस्था के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो मैंने डॉक्टर सिन्हा को कहा, डॉक्टर साहब हमारा तो ये फिलैंथ्रोपिक क्लब हम ही ने बनाया है और इसके साथ मेरा एक अलग संबंध है। तो ये था कि ठीक है, तुम फिलैंथ्रोपिक क्लब के उसमें जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अब तुम पूरे प्रयाग रंगमंच के ही रहोगे। यानी कि जो व्यक्ति आ गया वो ग्रुप से टूट के जाए ना, वो ग्रुप में बना रहे, कि ऐसा ना हो कि टूट के जाए और दूसरा ग्रुप बना ले या कुछ और सीख के जाए, कुछ और किसी ग्रुप में शामिल हो जाए। लेकिन उसी वक्त इलाहाबाद में प्रयाग रंगमंच की टक्कर का एक और वैसा ही काम करने वाला ग्रुप था, 3A's, उसका नाम था इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन, और वो लोग हयवदन नाटक कर रहे थे गिरीश कर्नाड का। तो मुझे अभी तक तब तक हुआ क्या कि जब मैंने शुरू किया खामोश अदालत जारी हमें काम करना, तो फिर धीरे धीरे हुआ कि भाई तुम अपने और साथियों को लेके आओ, क्योंकि वो कह रहा था कि प्रयाग रंगमंच में सारे लोग अब वरिष्ठ हो रहे थे, उनको अब नए खून की जरूरत थी कि कुछ युवा लोग आए संस्था में जुड़े ग्रुप को आगे चल बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने साथ जो मेरे यही KB श्रीवास्तव और एक और मेरे दोस्त मोहित कुमार, ये लोग जो हमारे साथ काम करते थे फिलैंथ्रोपिक क्लब में, इन लोगों को लेकर के मैं प्रयाग रंगमंच में पहुंच गया। तो मुझे अभी तक याद है कि एक दिन हम लोग को डॉक्टर सिन्हा ने बुलाया, हम लोग जो भी 3-4 युवा लोग थे, बोले आपको पता है कि एक ग्रुप है इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन? हमने कहा पता है। बोले वो लोग हयवदन नाटक कर रहे हैं और फलानी जगह रिहर्सल कर रहे हैं और उनका 2 दिन या 3 दिन बाद शो शुरू होने वाला है, तो आप लोग वहां पे जाइए और उसको सरनबली श्रीवास्तव जी डायरेक्ट कर रहे हैं प्ले को, उनके पास आप जाइए, उनको अपना परिचय दीजिए, बताइए आप लोग प्रयाग रंगमंच से आए हैं और कोई भी उनको बैक स्टेज हेल्प चाहिए हो तो बताइए कि आप लोग आए हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो हम लोग वहां पर गए और हमने यानी काम किया, उन्होंने हम लोग कुछ काम बताया भी और हम लोगों ने उनको बैक स्टेज में हेल्प की और इस बहाने से हम लोग को बिना टिकट खरीदे हयवदन का शो भी देखने को मिला, जो वो भी बहुत कमाल का शो किया था उन्होंने। और ऐसे ही हमारे शो के वक्त 3A's के लोग आते थे, तो इस तरह की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा थी कि ठीक है हमारा अपना एक अलग ग्रुप है, लेकिन आप भी क्योंकि थिएटर कर रहे हैं और आप भी एक तरह के वही शौकिया थिएटर के तरीके से थिएटर कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे के लिए इस तरह का सौहार्द है, एक दूसरे को सहायता करेंगे। तो इस तरह की भावना थी, इस तरह का जो है माहौल था। तो जो मैं बता था, जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में जो एक संजीव कशालकर, जो मेरे मित्र थे, मेरी उम्र के थे लगभग, उनके पिताजी थे शांताराम विष्णु कशालकर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार आदमी। और इन्हीं कशाल यानी कि संजीव के दादाजी और शांताराम कशालकर जी के पिताजी ने प्रयाग संगीत समिति की शुरुआत की थी इलाहाबाद में। तो कशालकर जी, उनकी पत्नी भी थी इस प्ले में, सुशीला कशालकर, दोनों ने पति पत्नी ने मिस्टर एंड मिसेस काशीकर की भूमिका की थी। तो वो कहने लगे कि भाई ये गलत बात है सत्यव्रत, वो दोस्त थे, बचपन के पैदाइशी दोस्त थे डॉक्टर सिन्हा के, कि इतनी मेहनत की यार हम लोगों ने, 2-2.5 महीने रिहर्सल की और उसके बाद सिर्फ एक शो किया। तो डॉक्टर सिन्हा बोले कि भाई शांताराम, ऑडियंस ही नहीं है, यानी कि अगर मुझे वक्त मिला इसके बाद अपनी यात्रा के बाद तो और बातें करेंगे थिएटर, इलाहाबाद के थिएटर, उस जमाने के थिएटर के बारे में। बोले ऑडियंस ही नहीं है, एक थिएटर एक शो के लिए मुश्किल से ऑडियंस मिलती है। बोले नहीं, हम लोग लाएंगे ऑडियंस, इतनी मेहनत करते, कम से कम 2 शो तो करें यार। तो ये तय हुआ कि अगला जो नाटक किया जाएगा उसके 2 शो होंगे। और अगला नाटक 2, क्योंकि हुआ था कि उनको युवा लोग चाहिए थे जो मेरे और मित्रों के मार्फत और अनुपम आनंद और संजीव कशालकर के थ्रू आ रहे थे। तो उन्होंने 2 ऐसे नाटक चुने जो छोटे नाटक थे, लघु नाटक, एकांकी जिसे कह सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश का, और विजय तेंदुलकर का एक नाटक है जो बहुत चर्चित नहीं है, थीफ पुलिस। और इसको हम लोगों ने तैयार किया और इसके हम लोगों ने 2-2 शो किए, लेकिन वो भी जैसे कि आज शो किया और कल शो किया। एक इतवार को एक शो हुआ, फिर एक हफ्ते बाद दूसरे इतवार को दूसरा शो हुआ। और इन सबके शो के लिए हम लोगों को जाके पुश सेल करना पड़ता, टिकट बेचने पड़ते थे। तो इस तरीके से यानी कि एक नई शुरुआत प्रयाग रंगमंच की हुई।
2 शो की। इसी बीच में क्या हुआ कि कलकत्ता की एक बहुत मशहूर संस्था रही है अनामिका, और उन्होंने एक, ये तब तक वर्ष आ गया था मेरे ख्याल से 1974 की बात होगी, 1974, उन्होंने 1964 में पहले एक फेस्टिवल किया था कुछ हिंदी रंगमंच को लेकर के, फिर 10 साल बाद 1974 में किया, और उस बार उन्होंने डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा को ये कहा गया कि वो बनारस के ग्रुप के साथ अंधेर नगरी की प्रोडक्शन लेके आए। मैं आपको और अपने जितने भी सुनने वाले साथियों को बता दूं या देखने वाले साथियों को बता दूं कि जो भारतेंदु जी का नाटक है अंधेर नगरी, इसको पहली बार एक नए कलेवर में, एक नए अंदाज के साथ और एक नए अर्थ के साथ प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा। और उन्होंने ये मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली नहीं, शायद 1969 के आसपास या 67 के आसपास कभी कोई हिंदी भाषा का कोई एक पड़ा था, एक बड़ा अवसर पड़ा था, उस वक्त उन्होंने इस नाटक को पहली बार मंचित किया था और बहुत चर्चा हुई थी इसकी। और आप ये सोचिए कि उन्होंने तब भी शायद 1 या 2 शो ही किए होंगे, और ना तो तब उस तरह से मीडिया था, ना फोन था, ना टेलीविजन था, लेकिन तब भी उनकी प्रस्तुति की चर्चा ना सिर्फ इलाहाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश, बाकी कलकत्ता और दिल्ली तक पहुंची थी। तो कलकत्ता के ग्रुप ने कहा कि भाई डॉक्टर सिन्हा साहब आप जाइए और बनारस का जो ग्रुप है एक, उसके साथ इस नाटक को तैयार करके लाइए। तो डॉक्टर सिन्हा गए, वो उन्होंने जाके उस नाटक को तैयार कराया, कलकत्ता गए, वहां से लौट के आए। अच्छा, हम लोग जब भी खाली समय होता था तो जाके डॉक्टर सिन्हा के पास, वो हिंदुस्तानी एकेडमी में जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनके पास बैठ जाया करते थे, उनसे बातें सुनते थे, जानते थे। तो उन्होंने सारा किस्सा, अनुभव कि कैसे गए कलकत्ता में, कैसा हुआ, कैसा अनुभव हुआ, वगैरह वगैरह बताया। और बोले कि वहां पर उनके का परिचय, यानी कि परिचय पहले से उनकी मुलाकात शरद जोशी से हुई, जो बहुत मशहूर व्यंगकार रहे हैं। और कहने कि अब हमारे पास इनविटेशन है कि अनामिका कला संगम, जो कलकत्ता के अनामिका की एक सहयोगी संस्था है, उसने हम लोगों को बुलाया है कलकत्ता में शो करने के लिए, और शरद जोशी ने हम लोग को बुलाया है भोपाल और इंदौर वगैरह में शो करने के लिए। तो उसमें एक तो हम लोग ले जाएंगे बहुत बड़ा सवाल, एक मैं दोबारा से अंधेर नगरी नाटक तैयार करूंगा आप लोगों के साथ, वो करेंगे। और एक दिन उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी, वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का। बोले बॉबी इसको लो और जाओ पढ़ो, अब पढ़ के आओ, बताओ मुझे। मैं ले गया, मैंने पढ़ा, मेरे एक शब्द समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो मैं जो है उनके पास गया अगले दिन या 2 दिन बाद, जब पढ़ लिया। बोले पढ़ लिया? मैंने कहा। बोले क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो कुछ समझ नहीं गया है, क्या है? बोले ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का प्ले है। और फिर उन्होंने मुझे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में, सैमुअल बेकेट के बारे में, वेटिंग फॉर गोडो के बारे में बताना शुरू किया। अब बोले कि हम लोग जो ये अपने कलकत्ता और भोपाल इंदौर के टूर पे जाएंगे, तो उसमें हम लोग अंधेर नगरी और बहुत बड़ा सवाल के साथ ये नाटक ले जाएंगे, और इसमें तुम्हें लकी का रोल करना है। डॉक्टर सिन्हा इस नाटक को भी पहले इलाहाबाद में कर चुके थे, तो तब थोड़ा डिफरेंट कास्ट थी, लेकिन डॉक्टर सिन्हा ने तब भी उसमें अभिनय किया था, अभी भी वो अपने हर एक नाटक में अभिनय करते थे। खामोश में उन्होंने सुखात्मे की भूमिका की थी, बहुत अच्छे एक्टर भी थे वो। तो डॉक्टर सिन्हा और कशालकर साहब बने गोगो और डीडी, और रामचंद्र गुप्त जी जो प्रयाग रंगमंच के बहुत ही देखिए संस्थापक सदस्यों में से थे, और अभी भी वो इलाहाबाद में हैं, चाहे काफी बुजुर्ग हो गए हैं, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा रामचंद्र भाई साहब से। तो रामचंद्र भाई साहब करते थे पोजो और मैं लकी। तो इस तरीके से ये मेरा एक थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, और एब्सर्ड थिएटर में भी घुसा मैं। और हम लोग फिर इन तीनों नाटकों को लेकर के कलकत्ता गए, और उसके बाद भोपाल में इन तीनों नाटकों का मंचन किया, और इंदौर में सिर्फ बहुत बड़ा सवाल और अंधेर नगरी किया, और उसके बाद हम लोग उज्जैन भी गए और वहां पे सिर्फ अंधेर नगरी का शो किया। और इस टूर को हम लोग करके जब लौट रहे थे, तो मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि सुबह हम लोग पहुंचे जबलपुर, मेरा ननिहाल, पर हम लोग ट्रेन में ही थे, रुके नहीं। और वहां पे स्टेशन पे अखबार खरीदा, सुबह हो गई थी, और उस अखबार में खबर थी कि इंदिरा गांधी मुकदमा हार गई हैं, और एक बहुत बड़ी खबर थी। और उसके बाद
और अपना चुनाव हार गई, यानी कि वो MP नहीं है। हम लोग इलाहाबाद पहुंचे और उसके कुछ दिनों बाद इमरजेंसी की घोषणा हो गई। और इमरजेंसी की घोषणा, ये बात है 1975 की, के बाद डॉक्टर सिन्हा तो अरेस्ट हो गए, चले गए जेल, और भी बहुत लोग जेल गए थे, पर थिएटर के लोगों में से डॉक्टर सिन्हा ही गए थे। इलाहाबाद में थिएटर की गतिविधि बिल्कुल रुक गई, कोई नाटक नहीं हो रहा था, कोई करने की पता नहीं हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या था, बहुत ही अजीब सा माहौल था। जो लोग उस वक्त के हैं वही समझ सकते हैं कि इमरजेंसी में था कि आपको कुछ बोलने में बहुत डर लगता था कि आपने कहीं कुछ बोला और ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाए, आपको पुलिस पकड़ ले वगैरह वगैरह, इस तरह का माहौल था। तो मुंशी प्रेमचंद के बेटे थे अमृत राय, और अमृत राय के बेटे हैं आलोक राय। अच्छा, इस परिवार से मेरा बचपन से, हम लोग कहने की पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पिताजी जानते थे प्रेमचंद जी के परिवार को, और शायद लोगों को पता नहीं हो कि जो अमृत राय की पत्नी थी सुधा जी, जिन्हें हम सुधा मौसी कहते थे, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी थी। अच्छा। तो मेरी माता जी जो है वो बचपन से जानती थी उनको, मेरे नाना जी के बड़े अच्छे संबंध थे सुभद्रा के चौहान के परिवार से। तो इस तरह का हम लोग का संबंध है। तो एक दिन आलोक भाई साहब घर आए मेरे इलाहाबाद में और बोले, बॉबी क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं। बोले, हम लोग एक नाटक है कामू का, कैलीगुला, वो कर रहे हैं, और रिहर्सल है आज से इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के, तो तुम वहां आ जाओ। ये बात है सन 75 खत्म हो रहा था, सन 76 शुरू होने वाला था। तब तक मैं इलाहाबाद से MA कर चुका था इकोनॉमिक्स में, और खाली बैठा हुआ था, इधर उधर नौकरी कोशिश कर रहा था, कहीं नौकरी मिल जाए। घर में डांट पड़ती थी कि MA कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस नाटक करते रहते हो। तो वो जो है, मैं पहुंचा वहां पे, देखा और लोग थे, कुछ जाने पहचाने लोग थे, कुछ एकदम नए लोग थे, और कैलीगुला नाटक शुरू किया। अमृत राय जी ने उसका कमाल का अनुवाद किया था उस नाटक का, और उसमें मुझे शिपियो का रोल, एक करेक्टर है शिपियो, वो करने को मिला। आलोक राय उस नाटक में एक्टिंग कर रहे थे, खुद रोल कर रहे थे कैलीगुला का। और आशीष बनर्जी एक हम लोग के दोस्त हैं, जो उस वक्त वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, वो उन्होंने इस प्ले को डायरेक्ट किया। और आलोक राय खुद जो है वो अंग्रेजी विभाग में पढ़ाते थे, और अंग्रेजी विभाग का जो स्टाफ रूम था उसमें हम लोग रिहर्सल करते थे। और फरवरी 1976 में इसका शो जो है वो प्रयाग संगीत समिति के स्टेज पे हम लोगों ने, मुझे याद नहीं कितने शो किए, लेकिन एक से ज्यादा शो किए थे। वो शो किए, और इसी बीच में मैं ढूंढ रहा था क्या करूं क्या करूं। नाटक बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मजा आया था करके। कि मेरा एक दोस्त मिल गया एक दिन सिविल लाइंस में इलाहाबाद में, और बोला क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, खाली घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम क्या कर रहे हो? बोला यार मेरे को तो यहाँ पे एक नौकरी का जुगाड़ हो गया। बोला अरे यार बॉबी, तुम तो थिएटर बहुत करते हो। मैंने कहा, तो बोले तुम NSD में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? मैंने कहा अच्छा, NSD नाम सुना हुआ था, बाकी कुछ पता नहीं था कि एक NSD है, ड्रामा स्कूल है दिल्ली में। बोला अरे वो दिनमान जो है, जो आया है ना इस हफ्ते का, उसमें उसका विज्ञापन है। दिनमान एक बहुत कमाल की पत्रिका थी जो हर हफ्ते आती थी, अब नहीं आती है, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं अच्छी अच्छी, उनमें दिनमान भी एक है। तो दिनमान मेरे घर में आती थी, और मैं उसमें सिर्फ जो पीछे आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन था वो पढ़ता था, बाकी उसमें काफी पॉलिटिकल खबरें होती थी, एनालिसिस होता था। वो बेसिकली IAS की तैयारी करने वाले लोगों के लिए होती थी पत्रिका, तो इसलिए आती थी कि मेरे भाई साहब तैयारी कर रहे थे। तो मैं घर गया, फटाफट उसमें उसका विज्ञापन देखा, फॉर्म मंगाया, भर दिया, इंटरव्यू कॉल आ गया। और इसी बीच में मैं इंटरव्यू देने आया, उससे पहले कानपुर में एक संस्था ने एक फेस्टिवल किया था, और उसने जो है हमसे, प्रयाग रंगमंच से कहा कि आप अपने कोई प्ले लेकर आइए। डॉक्टर सिन्हा जेल में थे, क्या करें? तो क्योंकि बहुत बड़ा सवाल तैयार था, उसके हम लोग 4-5-6 शो कर चुके थे, तो उसको दोबारा से रिवाइव किया। और एक नाटक 3 बंदर करके था, एक छोटा सा कॉमेडी प्ले जो बहुत पहले कभी प्रयाग रंगमंच में हुआ था, तो उसको रामचंद्र भाई साहब ने तैयार कराया। और इसी बीच में मुझे दिल्ली आना पड़ा, इसी यानी कि शो से पहले इंटरव्यू हुआ,
इंटरव्यू देके गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा एडमिशन हो पाएगा एनएसडी में। वापस गए, रिहर्सल शुरू की, और हम लोग जब कानपुर जाने वाले थे शो करने, उसके शायद 2 या 3 दिन पहले मेरे पास चिट्ठी आई एनएसडी से कि मेरा एडमिशन हो गया है। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैं कानपुर में आया, हम लोग शो खत्म हुआ, और पीछे बैक स्टेज में तो एक सज्जन आए, छोटे से थे, सांवले से, बोले भाई आप लोगों के सुना कि ग्रुप में से किसी एक का एडमिशन एनएसडी में हो गया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये तो अभी 2 दिन पहले चिट्ठी आई है मेरे पास, इन्हें कैसे मिली खबर? तो मैंने कहा जी मेरा हुआ है। बोले मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है और मैं आपका सीनियर हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ एनएसडी में, आइए वहां पे भेंट होगी। तो कमाल की बात यह है कि उनका नाटक, लिखा हुआ नाटक सिंहासन खाली है, मैं पढ़ चुका था और ये मालूम था कि इन्होंने लिखा है, लेकिन ये सुशील कुमार सिंह ये हैं, ये मुझे तब जाके मालूम चला। लेकिन उस वक्त तो खैर मौका भी नहीं था। फिर जब मैं, और वो बीएनए के डायरेक्टर भी रहे बीच में, तो फिर वो मेरे सीनियर थे, तो इस तरीके से मैं एनएसडी आ गया। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तब यहाँ पर डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी साहब थे। वैसे तो मेरा अपने इंटरव्यू का भी इंटरेस्टिंग किस्सा, पर उसका वक्त नहीं है अभी, खैर चलिए। तो मैं बताऊँ मैं अपने इंटरव्यू के बारे में एनएसडी के? बिल्कुल बताइए सर प्लीज। ठीक है, आपको जो एडिट करना होगा आप कर लीजिएगा अपने तरीके से। जी तो क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए यहाँ से चिट्ठी आई, तो सबको मालूम है, आप तो सब जानते हैं कि वो कुछ स्पीचेस भेजी जाती हैं तैयार करके लाने के लिए। तो उसमें एक तो जो हमेशा से रहा है, क्या कहते हैं उसे, एवरग्रीन, काले सूट वाला आदमी की स्पीच थी आधे अधूरे की। एक स्पीच कोई और थी और एक बड़ी उर्दू वाली स्पीच थी जो मेरी समझ में नहीं आई कौन सा प्ले है। बाकी तो मैं समझ गया था। तो मैं वो लेकर के गया आलोक राय के पास। पहले मैं गया रामचंद्र भाई साहब के पास, बोले यार मुझे नहीं पता। फिर मैं गया आलोक राय के पास, बोले यार ये एक मीडिया नाटक है, ग्रीक प्ले है, उसमें खबर रसा का था, मैसेंजर का, उसका स्पीच लगती है ये, तुम वो करो यार, सूट वाला आदमी। क्योंकि उसकी किताब भी अवेलेबल थी, तो मैंने नाटक पढ़ा, तैयार की। रामचंद्र भाई साहब ने मेरी तैयारी कराई स्पीच की, मैं पूरी तैयारी करके स्पीच की। और ताकि एक अपनी चॉइस की स्पीच करिए, तो मैंने लकी का रोल किया हुआ था वेटिंग फॉर गॉड में, उससे बढ़िया क्या स्पीच होगी, तो मैंने वो तैयार की। अब यहाँ पे 2 दिन चले थे, तब दिल्ली में होता था सिर्फ इंटरव्यू एनएसडी का, और 2 दिन होता था। करीब मेरे ख्याल से शायद 150 पौने 200 लोग ही आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो दूसरे दिन में मेरा काफी लेट में आया नंबर, यानी कि मेरे पास शायद 10-15 लोग और बच्चे होंगे। अब वहां पहुंचे, 3-4 बजे की बात होगी, मैं पहुंचा, मुझे जब नंबर आया और हुआ जी हाँ बैठ तैयार कर, बताइए क्या आपने तैयार किया है। तो मैंने कहा सर काले सूट वाला आदमी। बोले हाँ शुरू करिए, अलकाई साहब ने कहा। तो मैंने अपना, अच्छा मैं उस वक्त जमाने में स्मोक करता था, तो मैंने पूरी प्रैक्टिस की थी सिगरेट जलाने की उसकी। लेकिन जब मैं जा रहा था इंटरव्यू के, तो मेरे जो दोस्त बन गए थे कुछ, उसमें 2-3 बार बैठे थे, बोले यार तुम अंदर जा रहे हो, सिगरेट तो पियोगे नहीं, यहाँ दे जाओ। तो मैं उनको पैकेट और माचिस देख चला गया। जब मैंने हाथ देख डाला, देखा रे सिगरेट तो बाहर है। अब क्या करें, जो एक्शन वर्कआउट किया, तो खैर मैंने पेन निकाला, उसको साथ किया, और शायद 3 या 4-5 लाइन पढ़ी होगी कि बोले ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। तो किसी ने कहा जो आपने अपनी स्पीच तैयार की है वो सुनाइए। तो मैं जैसे ही शुरू करने वाला था, तब तक अलकाई साहब बोले आपने ये कैलिगुला नाटक में एक्टिंग की है। मैंने कहा जी। तो इसकी स्पीच सुनाइए कोई, या जो आपने किया था। मैंने कहा सर मैंने सीपीओ का रोल किया था। भाई मैं, हम लोग सीपीओ कहते हैं, मुझे पता है उसका क्या उच्चारण होगा। तो मैंने कहा कि इसकी कोई स्पीच तो नहीं है, 2 लंबे डायलॉग हैं वो मैं सुना सकता हूँ। अच्छा याददाश्त अच्छी थी मेरी, अभी भी है थोड़ी बहुत, तो डायलॉग याद रहते थे। तो फरवरी में शो हो चुका था और ये हो रहा था मेरे ख्याल से मई या जून की बात है इंटरव्यू की। तो बोले ठीक है वही सुनाइए। तो मैं अपना सुनाया मैंने। अब मैं पढ़ा कि मैंने जो तैयार किया तो सुन ही नहीं रहे। तो बोले आइए बैठिए। बोले आपने वेटिंग फॉर गोडो में रोल किया है। मैंने कहा क्या है वेटिंग फॉर गोडो। मैंने बताना शुरू कर दिया। अच्छा कैलिगुला क्या है, किसका लिखा हुआ है। तो जितनी मेरी जानकारी थी एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में मैंने वो सब बताया, कामू के बारे में बताया। बोले ठीक है। मैं बाहर गया, मैं बड़ा निराश कि मेरी इन्होंने स्पीच नहीं सुनी जो मैं तैयार करके आया था। पता नहीं ये कुछ ऐसे सवाल पूछे थे वेटिंग फॉर गोडो और कैलिगुला के बारे में।
तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा एडमिशन होगा। तो बाहर करें तुम्हारा बड़ा लंबा चला इंटरव्यू, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं है, मेरी तो स्पीच ही नहीं सुनी। बोले तुम्हारा हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं। तो जब मैं चला गया और एडमिशन हो गया, वापस आया, तब मुझे मालूम चला कि ये जो मेरे पास जानकारी थी वेटिंग फॉर गोडो और ये सब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की और एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह की, ये बाकी लोगों के पास नहीं थी। और शायद मेरा ये यूएसपी रहा जिसकी वजह से मेरा दाखिला, और उसके लिए मैं हमेशा डॉक्टर सिन्हा को और आलोक राय जी और आशीष बनर्जी वगैरह को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे जो बताया, जो जानकारी मिली, इसकी वजह से तो ये एक अलग एस्पेक्ट है कि डॉक्टर सिन्हा बहुत सिखाते थे और बहुत लोग उस वक्त काम करते हुए आपको बहुत कुछ चीजें, सिर्फ नाटक ही नहीं और चीजें बहुत बताते थे। तो खैर एनएसडी में आ गए, अलकाजी साहब डायरेक्टर। पहला साल बहुत अच्छा बीता और पहले साल में यानी कि हम लोग तो अक्सर अलकाजी साहब में दांतों से डेथ प्ले किया, उसमें क्राउड में थे, वो बड़ा ऐतिहासिक प्रोडक्शन है, उसमें सेट गिर पड़ा था शो से एक दिन पहले। और अनिल चौधरी जी ने लैला मजनू नाटक किया जिसमें कि मुझे भूमिका नहीं मिली थी, और इसी तरह का काम था, छोटा मोटा क्राउड वगैरह करते थे। अलकाई साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों के साथ उसी वर्ष वहाँ पे बैरी जॉन काम करने आए और उन्होंने पहले हम लोग के साथ एक वर्कशॉप की और उसके बाद हुआ कि वो प्ले करेंगे। तो जब विंटर वेकेशन हो रही थी एनएसडी की, तो उन्होंने हम लोग को एक स्क्रिप्ट दी अंग्रेजी में, जर्नी टू द माउंटेन बियॉन्ड। और हुआ कि जब लोग छुट्टियों से लौट के आएंगे तो इसकी रिहर्सल शुरू होगी और हमारे एक बैचमेट है अजय कार्तिक, उनको दी गई जिम्मेदारी इस नाटक को, इसका अनुवाद करने के लिए। और लौट के आए और उसके बाद वो रिहर्सल शुरू हुई और अंतिम यात्रा नाम से उस नाटक का मंचन हुआ मेघदूत जो ऑडिटोरियम है रविंद्र भवन में, उसमें। और उस प्रोडक्शन में यानी कि लगभग सारा काम, शायद मेरे ख्याल से पहली बार एनएसडी के भी इतिहास में रहा होगा कि सारा काम फर्स्ट ईयर के बैच के लोगों ने किया। नहीं तो उसके पहले भी होता था कि अक्सर अलकाई साहब की प्रोडक्शंस में सारा स्कूल शामिल होता था या 2 साल के स्टूडेंट शामिल हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोग थे। और यानी कि वैसे बताया मैंने कि अनुवाद किया अजय कार्तिक ने, सेट डिजाइन किया था बैरी जॉन ने, लाइटिंग डिजाइन किया हमारे ही बैचमेट अशोक भगत ने, हमारे किसी लोगों यानी कि हाँ एक सीनियर ने कॉस्ट्यूम डिजाइन में सेकंड ईयर में हेल्प की थी। तो सारा काम काफी काम लोगों ने किया। और जो अनुभव था, यानी कि रंजीत कपूर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिसे मैंने बहुत सीखा, वो कहते हैं कि वो दूसरे लोगों के नाटक उनको बहुत कम पसंद आते हैं, पर कह रहे थे, बताते आज भी कहते हैं वो कि इस नाटक के उन्होंने 4 शो देखे, 4 शो हुए थे और बोले हर शो में मैं रोता था। और कईयों ने कहा कि कमाल का प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्शन लोगों ने देखा नहीं था। तो ये हुआ। उसके बाद एक हुआ कि अलकाई साहब छोड़ के चले गए एनएसडी, बड़ा भारी एक झटका लगा। और अगले 5-6 महीने कोई डायरेक्टर नहीं था, बुरा हाल था, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच रॉबिन दास जी ने एक प्ले किया जुलाहे, और कुछ कुछ होता रहा, क्लासेस होती रही। और फिर जो है कारंथ जी आए और कारंथ जी के आने के बाद एक थोड़ा सा बदलाव आया और एक नई चीज दिशा में फिर एनएसडी चलना शुरू हुआ, फिर से काम में मजा आने लगा। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि कारंथ जी ने मुझे एक दिन बुलाया और बोले कि आप इलाहाबाद से हैं? मैंने कहा जी। बोले वहाँ पे डॉक्टर सिन्हा क्या? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो उन्होंने अंधेर नगरी किया था, देखा आपने? मैंने कहा सर मैंने देखा नहीं। तो चौकी आपने देखा नहीं? उन्होंने अंधेर नगरी किया। मैंने कहा सर मैंने उसमें एक्टिंग की थी। अरे आपने एक्टिंग की थी? तो फिर उन्होंने करीब काफी देर मुझसे आधे एक घंटे बैठ के बातें की। वो अंधेर नगरी उन्होंने पहला प्ले किया था एनएसडी में आने के बाद, वो अंधेर नगरी ही था और बहुत ही कमाल का प्रोडक्शन वो भी था। और इस बीच में एक दुखद और घटना हुई कि डॉक्टर सिन्हा की जेल में रहते हुए ही तबीयत खराब हुई, फिर उनको लाया भी गया हॉस्पिटल। तब उसे मैं आखिरी बार मिला था जाके अस्पताल में, उनको बताया था कि सर मैं एनएसडी में हूँ। तो कहा तूने बहुत अच्छा किया। तो उनका भी देहांत हो गया। तो चलते रहे एनएसडी में, 3rd ईयर पास किया, एक्टिंग का मैंने लिया था स्पेशलाइजेशन। और जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो था प्रसन्ना जी जो ने हम लोग के साथ एक लोक कथा नाटक किया जो विजयदान देथा की कहानी दुविधा पे आधारित है। वो भी अपने आप में एक बहुत ही अलग और दिलचस्प अनुभव था। रंजीत कपूर ने रेपेटरी कंपनी में बेगम का तकिया नाटक किया था। हम लोग तब स्टूडेंट थे, लेकिन उनको चाहिए तो हम लोग कोरस में जाके बैठ के गाना गाते थे। तो इस तरह के ट्रेनिंग सीखते साखते निकले एनएसडी से।
और तब ये प्रयास था कि जो निकलते हैं, पास आउट होते हैं, उनमें से 6 स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप मिलेगी काम करने के लिए रेपेटरी कंपनी के साथ, और 2 जो स्टूडेंट हैं पास आउट हैं वो अटैच होंगे स्कूल के साथ, उसके एक्सटेंशन प्रोग्राम के साथ, और उसकी जो वर्कशॉप वगैरह होती है उसमें काम करेंगे। तो हमारे बैच में बहुत कम लोगों ने, मैं शामिल था, जिसने कि अप्रेंटिसशिप के लिए अपनी हामी दी और कहा कि मैं रेपेटरी में जाना चाहूंगा। पर कुछ ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने हामी भरी थी उनमें जिन 2 लोगों का नहीं हुआ, उसमें एक मैं था और एक मेरे मित्र ज्ञान शिवपुरी। अब नहीं, ये बहुत कमाल का एक्टर था ज्ञान शिवपुरी, हमारा बैचमेट। तो इससे मैं बीच में एक और मुझे बात आ गई है तो मैं शेयर करना चाहूँ कि अन्नू कपूर भी हमारे बैचमेट रहे हैं, और अन्नू कपूर भी बहुत कमाल का एक्टर है, सब जानते हैं, और वो फेल हो गया था। तो मैंने सिर्फ ये बात तो फिर उसको 1 साल रिपीट करना पड़ा, वो अगले बैच में पास हुआ। तो मुझे सिर्फ इसलिए याद है कि उस जमाने में अगर आपकी परफॉर्मेंस से आपने एग्जाम नहीं दिया तो लोग एनएसडी में फेल भी हुआ करते थे। मुझे पता नहीं बीएनए में कितने लोग फेल होते नहीं होते हैं, पर अब नहीं होते एनएसडी में। तो खैर, तो ज्ञान शिवपुरी और मेरा, हम दोनों को नहीं मिली अप्रेंटिसशिप, बाकी लोगों को मिल गई। फिर मालूम चला कि एक सीट खाली हो गई है, जिस किसी को मिली थी उसने, किसी ने मना किया कि वो नहीं, लड़की थी, उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो वह कि हम दोनों में टाई है, किसको दिया, तो वो ज्ञान शिवपुरी को मिल गया। मैं खाली, कुछ समझ में नहीं क्या करूं, परेशान। तो उस वक्त जो है अमाल अलाना अपने ग्रुप से, उनका ग्रुप का नाम था स्टूडियो 1, उससे खामोश अदालत जारी है नाटक कर रही थी। तो इस नाटक का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहा मेरी जिंदगी में। तो मुझे यही, मेरा अजय कार्तिक बैचमेट जिसने कि ट्रांसलेट किया था अंतिम यात्रा, और जो डायरेक्शन का स्टूडेंट हो गया था, और उसने एक बहुत कमाल का प्रोडक्शन किया था अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन व्यू फ्रॉम द ब्रिज ऑर्थर मिलर का। तो वो बोला, कहने लगा, अरे यार अमाल वो प्ले कर रही है खामोश, और मैं भी उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, और अभी उसमें रोकड़े का रोल खाली है। मैं तो कर्णिक वो कर रहा था पोंक्षे का। बोला अभी रोकड़े का रोल खाली है, तो तुम एक काम करो, अनुपम खेर जो है हमारे सीनियर थे 1 साल, आपके यहाँ के बीएनए के चेयरमैन रहे हैं, तो वो अमाल की, जो स्कूल से निकलने के बाद वो अमाल के साथ काम कर रहे थे रेगुलर, उनको मंथली कुछ पैसे ही मिलते थे। तो बोले तुम अनुपम से बात करो। वो तो मैं जा गया अनुपम जी के पास, मैंने कहा अनुपम भाई, बोले हाँ। मैंने कहा यार मेरा तो हुआ नहीं उसमें, रेपेटरी में वो अमाल प्ले कर रही है। बोले सर मैं आज जाऊंगा, बात करूंगा। अगले दिन आए, बोले यार मैंने बात कर ली है बॉबी, ये उसका एड्रेस है अमाल का, उसके तुम घर से ले जाओ, इतने बजे कल पहुंच जाओ। तो मैं गया, वहाँ पे अमाल से मिला, उनके पति निसार से मिला, और उन्होंने भी वही काम किया। मुझे कहा ठीक है पढ़ो जरा रोकड़े का, एक आध पढ़ाया, ठीक है तुम आ जाओ कल से रिहर्सल में। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसी बीच में जब हम ये रिहर्सल कर रहे थे खामोश की, अमल काफ़ी मेहनत करती है, बहुत काम करती है, अच्छी खासी रिहर्सल करती है। तो उसी बीच में मालूम चला कि रेपेटरी में मेरा भी सिलेक्शन हो गया, यानी बुलावा आ गया कि किसी और ने भी मना कर दिया वो नहीं आएगा। तो जो है मैंने कहा, मैं गया मनोहर सिंह जी के पास, मैंने कहा सर मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये प्ले कर रहा हूँ अमाल जी के साथ, और अब तो इसका शो होने वाला है 20-25 दिन बाद, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं बाद में ज्वाइन करूँ। बोले नहीं तुम ज्वाइन कर लो, और क्योंकि तुम्हारा ये पुराना कमिटमेंट है, इसको हम लोग ऑनर करेंगे इस कमिटमेंट को, और ये कि तुमको यानी कि इतने बजे तक, जब तक तुम्हारी रिहर्सल नहीं हो तुम यहाँ पे रहोगे, उसके बाद तुम चले जाया करना। तो इस तरीके से मैं रेपेटरी में भी रहता था और इसकी करता था रिहर्सल। फिर इसके शोज हुए खामोश के, और एक तरह से मेरा पहला प्रोफेशनल असाइनमेंट था कि उसके बाद जब खत्म हुआ तो मुझे एक लिफाफा दिया उन्होंने, निस्तार जी ने, कि ये तुम्हारा फीस है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार नाटक में काम करने के, एक्टिंग करने के पैसे मिले। तो खैर उसके बाद मैं रेपेटरी में रहा 1 साल, और रेपेटरी में रहते हुए ही पता नहीं मैंने और हम लोग कुछ साथियों ने तय किया कि यार हम लोग रेपेटरी में कभी, जो तब 3 होते थे ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, तो आपको सी के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो हमने कहा अप्लाई नहीं करेंगे। मुझे उस बीच में मुख्यमंत्री नाटक था रंजीत कपूर का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल गया था, और उसके शो बहुत होते थे मुख्यमंत्री के। तो हमने कहा हम बताओ कैजुअल काम करेंगे, पैसे दोनों के लगभग बराबर हो जाते हैं, 800 मिलते हैं सी ग्रेड में, इस पे 600 रुपए मिलते हैं कैजुअल में, तो पैसे मिलेंगे, हमारे पास ये छूट है कि हम बाहर भी काम करें।
वो चस्का लग गया था बाहर के थिएटर में काम करने का, दिल्ली के। तो फिर उसके बाद जो है मैं 2-3 साल तक अगले रेपर्टरी कंपनी में बतौर कैजुअल आर्टिस्ट काम करता रहा और बाहर अपनी फ्रीलांसिंग चलती रही। इस बीच में मैंने आमाल के साथ एक और प्ले में काम किया, आषाढ़ का एक दिन में निक्षेप का रोल किया। रंजीत कपूर जी ने किया एक रुका हुआ फैसला, उसमें मैंने जूरी नंबर 2 की भूमिका निभाई। और उसी बीच में उन्होंने एक घोड़ा 6 सवा नाटक किया रंजीत कपूर ने। तो इस तरह से कुछ कुछ हम लोग प्ले करते रहते थे और भी कुछ प्लेज में काम किया। और रेपेट्री का पहला टूर गया विदेश का, तो उसमें भी मुझे यानी कि कैजुअल आर्टिस्ट नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे और रवि झाकर हम दोनों को लिया गया, क्योंकि एक तो हम लोग कुछ काम कर रहे थे और मुझे जो है उसमें टूर मैनेजर, असिस्टेंट टूर मैनेजर भी बना दिया गया था। तो इस बीच में हाँ, चोपड़ा कमाल नौकर जमाल किया था बेनेविट्स जी ने, जिसमें मैं स्टेज मैनेजर था। तो वो भी एक अपने आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग तजुर्बा था। और अमाल जी ने ये किया प्ले महाभोज। तो खैर, अच्छा हुआ क्या था कि मेरी जो यात्रा में एक चीज छूट गई है, और लेखन वाली बात, कि जब ये अंतिम यात्रा नाटक का अनुवाद होके आया था तो उसको हुआ कि इसमें कुछ काम करना है इसके अनुवाद पे। तो उसमें मैं भी शामिल हो गया था और अलकारी साहब के गाइडेंस से हम लोग काम करते थे। मैं, अजय कार्तिक, वागीश कुमार सिंह, हमारे एक और बैचमेट। और उसके बाद जब अलकारी साहब चले गए थे छोड़ के एनएसडी, तो उनके बर्थडे पे एक बार मैंने और ज्ञान शिवपुरी और युवराज शर्मा, मेरे एक और बैचमेट, हम उनको उनका एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। तब वो विदेश में थे, इंडिया में नहीं थे। छोड़ने के बाद एनएसडी वो करीब 2 साल तक लौट के इंडिया, शायद या 1.5 साल तक नहीं आए थे। तो उसका जब अलकाई साहब का जवाब आया हम लोग के उस ग्रीटिंग कार्ड का, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड था, पिक्चर पोस्ट कार्ड, तो उसमें उन्होंने तीनों के लिए 3-3, 4-4 लाइन लिखी थी। उसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि आप अपने राइटिंग के उस पर काम करिए। तो उससे मुझे एक ये मिला कि इंसेंटिव के अलकाई साहब ने कहा है तो मुझे काम करना है। तो जब हम 3rd ईयर में थे तो बैरी जॉन ने प्ले किया हेडा गैबलर, इब्सन का, मुझे पता नहीं 150वीं या कौन सी जयंती थी उसमें। तो उसमें फिर मैंने, अजय कार्तिक और वीके, हम तीनों ने मिलकर उसका अनुवाद किया। तो मेरा पहला वो अनुभव था। और उसके बाद रेपेट्री कंपनी में भी जब बैरी जॉन ने द फूल किया तो उसमें भी उसके अनुवाद में मैं थोड़ा हेल्प करने में शामिल था। और फिर बैरी जॉन ने जब प्ले किया डारियो फो का, चुना अपने ग्रुप से करने के लिए हिंदी में, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ इसको तुम अडेप्ट करो। तो वो एक तरह से मेरा पहला था जो मैंने इंडिपेंडेंटली अडेप्ट किया वो प्ले। बाकी इसके पहले मिलके ही साथ काम करते थे दोस्तों के। और वहां से मेरा एक दूसरा भी चैप्टर शुरू हुआ कि नाटकों के अनुवाद का, रूपांतरण का। तो एक अलग कहानी है। तो खैर, तो उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग शुरू हो गई धीरे धीरे। संभव ग्रुप बना, उसमें बहुत काम किया। फिर टेलीविजन का सफर शुरू हुआ। रंजीत कपूर जी को बसंती एक कहानी है, लंबी कहानी है भीष्म साहनी की, उसके ऊपर एक धारावाहिक बनाने का ऑफर आया 8 एपिसोड का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे असिस्ट करो इसमें। तो वो उनके लिए पहला मौका था कि कोई सीरियल या कोई भी इस तरह के टेलीविजन के काम के लिए डायरेक्शन का। मेरा भी काम पहला मौका था, हमने खूब सीखा उससे। उसके पहले एक रुका हुआ फैसला की फिल्म बनी थी, वो फिल्म में हम एक्टिंग कर चुके थे। तो एक फिर टेलीविजन, उन्होंने 2-3 सीरियल बनाए, उन सब में मैं उनका चीफ असिस्टेंट रहता था। फिर बाद में कुछ मैंने टेलीविजन के लिए डायरेक्ट भी किया, लेखन भी किया, कुछ कुछ अभिनय भी किया। तमस में अभिनय रोल मिल गया था, गोविंद रानी ने दिया था, तो उसमें काम किया। गांधी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया था। तो इस तरीके से कुछ टेलीविजन, कुछ सिनेमा। हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम लोग जब फ्रीलांस कर रहे थे दिल्ली में, रेपेट्री कंपनी तो चलती रहती थी। एक यहाँ पर यानी कि दूरदर्शन से तब तक अप्रूव हो गए थे, तो दूरदर्शन में कभी कभी रिकॉर्डिंग मिलती थी। तो जो अभी दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर्स है मंडी हाउस पे, मंडी हाउस जो बिल्डिंग है उसमें, तब उनका वहां पर एक उपग्रह दूरदर्शन केंद्र चलता था जो कि सैटेलाइट के थ्रू कुछ रिमोट एरियाज में इंडिया के जाता था। वहां पे वो अक्सर प्रोग्राम बनाते थे। तो एक उस वक्त लिमिट थी कि आपको महीने में एक ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो हम लोग कोशिश करके महीने में एक रिकॉर्डिंग का जुगाड़ वहां पे कर लेते थे। तो उससे करीब 125-150 रुपया एक हर महीने वहां से मिलता था फ्रीलांसिंग के लिए। तो एक चैप्टर वो भी चला करीब 2-3-4 साल तक। या मॉडर्न स्कूल था वहीं पे पास में, 12 खंबा रोड पे,
उसमें तो होता था कि जो वहाँ पे क्लासेस में प्ले डायरेक्ट करने के लिए तो जाके वहाँ प्ले भी डायरेक्ट किया। तो इस तरह कई सारे पापड़ बेले करते कराते जो है गाड़ी चलती रही। 89 में प्रसन्ना जी ने एक कंपनी थी टेलीविजन की, इंडिपेंडेंट टेलीविजन कंपनी, उसको ज्वाइन किया आईटीवी। आईटीवी ने कुछ टाइम नाम का बहुत कमाल का प्रोग्राम बनाया था और भी कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाए थे। और उसमें प्रसन्ना जी सीईओ थे। मैं उसमें, उन्होंने मुझे प्रोडक्शन के काम के लिए उन्होंने बनाया थिंक टैंक, तो मैं प्रोडक्शन साइड देखने के लिए जोड़ा गया था और कुछ आइडियाज भी देने के लिए। वहाँ करीब 1-1.25 साल काम किया, 2-3 प्रोग्राम बनाए टेलीविजन के लिए। फिर जब तक मैंने छोड़ा तब तक आमाल अलाना जो है वो मुल्ला नसरुद्दीन एक सीरियल डायरेक्ट कर रही थी और मेरी बैचमेट मोना चावला उनको असिस्ट कर रही थी। पहले एपिसोड में, पायलट में किया था उसने। पर उसके बाद उसकी घर में मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई तो वो बाकी शूटिंग के लिए नहीं जा पा रही थी। तो फिर उसने मुझे का रिक्वेस्ट किया कि तुम चले जाओ। तो मैंने इस तरीके से उनके साथ काम करना शुरू किया और उसके जो भी 13, 14, 15 एपिसोड थे उसमें मैं चीफ असिस्टेंट रहा। तो ये कुछ नाटक का, कुछ टेलीविजन का काम चलता रहा, करते रहे। होते हवाते इस बीच मनोहर श्याम जोशी से जी परिचय हुआ। रमेश सिप्पी एक सीरियल बनाना चाहते थे दिल्ली के बैकग्राउंड पे और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे वो छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने, जोशी जी लिख रहे थे, उन्होंने जोशी जी ने से पूछा और यही मेरा दोस्त ज्ञान शिवपुरी, वो कहीं पे उसकी हो रही थी मुलाकात जोशी जी से किसी सिलसिले में। तो उन्होंने उससे कहा कि यार कोई सजेस्ट करो व्यक्ति जो ऐसे से चाहिए रमेश सिप्पी को। तो उसने मेरा नाम सजेस्ट किया कि मैं काफी कर रहा था डायरेक्शन का और असिस्ट करने का काम। मैं मिलने गया जोशी जी के पास, उन्होंने कहा था अपने वो लेके आना बायोडाटा। उनको दिया, पढ़ा, बोले अरे यार तुम तो लिखने का बहुत काम करते हो, तो तुम राइटिंग का काम क्यों नहीं करते, कहाँ तुम। मैंने कहा सर मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है, टेलीविजन में खासतौर से, स्टेज पे एक्टिंग में मजा आता है और मैं उसमें अपना। तो बोले ठीक है। तो रमेश जी से मुलाकात भी की लेकिन कुछ तो वो सीरियल बनाई नहीं, तो इसलिए वो मामला रह गया। तो उसके बाद एक बार जोशी जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उत्तराखंड का बदलता चेहरा, उसमें मैं उनके साथ मैंने काम किया, बनवाया उसको। तो मनोहर श्याम जोशी का फोन आया कि भाई कमल हसन जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें कुछ लोकेशंस देखनी है, तो तुम जरा मदद करोगे। मैंने कहा हाँ कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन तय हुआ, उनका फोन आ गया मेरे पास लैंडलाइन फोन आ गया था तब तक कि भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से और तुम अपने घर के बाहर जो, मैं रहता था लोधी रोड में साईं बाबा मंदिर के पास दिल्ली में, तो बोले वो मंदिर के पास आके मिलो मुझे। तो मैंने खड़ा हो गया, कुछ देर में आए। तो पहली मुलाकात हुई कमल हसन जो कमाल के अभिनेता हैं उनसे, और हम लोग कुछ पुरानी दिल्ली में उनको देखनी थी हवेलियां, वहां ले गए। उनको एक सोडा बॉटल की फैक्ट्री देखनी थी, वो तो नहीं दिखा पाया मैं। और उसके बाद जो है उनको ये जहाँ पे गांधी जी का एसोसिएशन हुआ था 30 जनवरी मार्ग, वहाँ पे बिरला हाउस ले गए वगैरह, घूमे घामे उनके साथ एक दिन। और कुछ ने कहा कि यार ये, उन्होंने कहा कि मैंने ये फोटोग्राफ्स बोली इनको आप करवा देंगे और कुछ पैसे दिए इसका खर्चा, तो मैंने कर दिया। उसके बाद एक दिन फिर कहने की ब्रश की सेंटनरी थी, तो 3 डायरेक्टर्स को मिला था कुछ काम करने, टेलीफिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन से, और एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसपे ही मैंने असिस्ट किया, सबा जैदी को। कारण जी ने किया था गुड वुमन ऑफ सेठ जुआन, जो मेरा ही एडेप्टेशन है, औरत भली रामकली। तो स्क्रिप्ट भी मेरी थी, मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था और उसके हम एडिटिंग कर रहे थे। तब तक फोन आया जोशी जी का, बोले यार ये कमल हसन तुमसे बात करेंगे। और तो उनसे बात हुई, बोले हमें एक हिंदी डायलॉग डायरेक्टर या डायलॉग कोच चाहिए है और जोशी जी कह रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं कर लूंगा, जरूर करूंगा। तो मैंने कब आना है, बोले आपको कल आना था, हमारी तो शूटिंग शुरू होने वाली है 2-3 दिन में, ऑलरेडी हमारा जो बंदा था भाग गया, अब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे कारण जी के साथ में कर रहा हूँ, इसकी ये टेलीफिल्म का काम हो गया, शूटिंग हो गया, एडिटिंग चल रही है, तो 2 दिन में पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आ सकता हूँ। बोले नहीं नहीं आप कारण जी को बोलिए, वो जानते हैं मुझे। और मैंने कहा था आप कल सुबह की फ्लाइट लेके आ जाइए। खैर कारण जी से बात हुई, कारण जी नहीं तुमको एक काम पूरा करना है। तो मैं 2 दिन बाद गया और मेरी जिंदगी में एक वो बड़ा अलग एक चैप्टर है जो मैंने काम किया कमल हसन के साथ, उनकी
एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म हे राम में। और जोशी जी का ये होता है कि उन्होंने मुझे इसलिए फंसाया था इस फिल्म में, या मुझे काम दिलाया था कि वो जा रहे थे अपने बेटे के पास अमेरिका अगले 5-6 महीने के लिए। तो उन्होंने ये भी कह दिया कमल हसन से कि अगर इसमें कहीं कोई डायलॉग वालॉग चेंज करना होगा, ठीक ठाक करना होगा, तो ये बॉबी कर देगा, ऐसे आता है, मैं जानता हूँ इसने। उनके लिए मैंने कुछ लिखा भी था जोशी जी के लिए, तो बोले कर देगा, क्योंकि मैं तो अमेरिका में रहूंगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने फिर उसमें उनके साथ मैं जुड़ा, पहली बार एक तरह से एक फीचर फिल्म में, उस लेवल की फीचर फिल्म में काम किया, जो कि ऑस्कर में भी भेजी गई थी। और कुछ सीन्स के डायलॉग, यानी कुछ सीन्स भी लिखे, कुछ सीन्स के, क्योंकि होता था कि अक्सर कमल हसन आते थे शूटिंग पे, स्क्रिप्ट उन्हीं की थी, तो वो काफी चेंज करते थे, तो मुझे उस वक्त वहीं पे डायलॉग वगैरह हिंदी के बनाने पड़ते थे। तो अनऑफिशियली मैंने उसमें करीब 30% या 40% मेरा भी योगदान है हेराम के डायलॉग में। और कमाल की फिल्म है, कमाल का अनुभव है। फिर उसके बाद कमल हसन ने मुझे एक और, अपनी अगली एक फिल्म थी उनकी, जो कोई और बना रहा था, आला वंडान, उसमें भी स्क्रिप्ट कमल जी की थी और वो एक्टिंग कर रहे थे, डबल रोल, अभय नाम से आई थी हिंदी में। तो मुझे उन्होंने ऑफर दिया कि मैं उसके डायलॉग लिखूं। तो वो एक तजुर्बा रहा फिर था कि मुझे डायलॉग लिखने हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहेंगे मेरी जगह पे उस फिल्म में, जो काम मैंने हेराम में किया था। लेकिन किसी से नवाज कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो फिर मुझे कहा कि तुमको रहना है शूटिंग में। तो उसकी भी शूटिंग में मैं रहा, उनके से बहुत कुछ सीखा, मजा आया, काफी अच्छे हम लोग के उस वक्त संबंध रहे, और इस तरह से जिंदगी चलती रही। फिर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं देवेंद्र राज अंकुर, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत कहानियां की उनके साथ। वो एनएसडी के डायरेक्टर हो गए थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि भाई हमारे को एक यहाँ पे ड्रामेटुर्ग की जरूरत है एनएसडी में, क्या आप आने में इंटरेस्टेड होंगे? उन्हें क्या काम करना? बोले ये जो तुम करते रहते हो रिसर्च टाइप का, लिखने में पढ़ने का कुछ। मैंने कहा आ जाते हैं। तो शायद सन 2002 में मुझे एनएसडी में बुलाया गया बतौर ड्रामाटुर्ग किया, लेकिन फिर उसका से बहुत सारे काम करता रहा हूँ। आजकल मैं वहाँ पे पब्लिकेशन देख रहा हूँ। तो और यानी कि नाटक करना, लिखना, अनुवाद करना, कभी मौका मिल जाए तो टेलीविजन सिनेमा करना, ये मेरी एक रंग यात्रा है। सर अगर मैं सही हूँ तो आप एनएसडी के एक्सटेंशन प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं। मैं यानी कि उनकी कुछ वर्कशॉप वगैरह में जाता रहा हूँ काम करने के लिए, लेकिन ऑफिशियली अगर कहा जाए कि मैं उनके किसी उसमें रहा हूँ पोजीशन में, तो ऐसा नहीं है। यानी अगर वैसे कहा जाए कि हाँ मैं एनएसडी में हूँ, तो मैं हर एक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एनएसडी के जो होते रहते हैं। लेकिन मैं समझा नहीं, अगर आपका और तरीका है पूछने का सवाल कि मैं कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में जुड़ा, तो वैसा नहीं रहा। नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि आप जुड़े हैं तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ अचीवमेंट्स होंगे, बिल्कुल अचीवमेंट्स होंगे, उनके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। एक्सटेंशन प्रोग्राम के? जी सर। देखिए, जो एनएसडी का एक्सटेंशन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कारण जी के जमाने में हुई, और मेरे ख्याल से कारण जी का भी आइडिया था, और बंसी कौल का भी था, कि बंसी कौल जी का भी, कि एनएसडी का एक ऐसा विंग हो, क्योंकि सब लोग नहीं आ पाते हैं एनएसडी में एडमिशन ले पाते हैं। एक तो 3 साल का कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, और इसलिए जो है तो हम लोग वर्कशॉप्स करें अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के जाके। तो पहली वर्कशॉप मेरे ख्याल से मदुरई में हुई थी 1978 में। बंसी कौल जी कैंप डायरेक्टर थे, और उस जमाने में लंबी 3-4 महीने की एक वर्कशॉप होती थी, जिसमें कि आप काफी कुछ जो है सिखा पाते थे स्टूडेंट्स को, और कम से कम एक प्रोडक्शन होता था। इस तरह का चलता रहा। फिर धीरे धीरे जैसे होता कि जब डायरेक्टर आते हैं तो अपने तरीके से चीजों को बदलते हैं। उसके बाद जो एक बहुत लंबे अरसे तक जो एक्सटेंशन प्रोग्राम का एक स्वरूप रहा, जिसमें कि वो 3-4 तरह की वर्कशॉप करते थे। एक होती थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप, जिसमें कि वो किसी भी शहर में जाएंगे, चाहे वहाँ किसी लोकल ग्रुप के साथ या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ, या एनएसडी अपने आप एक वर्कशॉप करेगा, और जिसमें कि यानी कि उसमें भी 2-3 तरह की होती थी कि रेजिडेंशियल वर्कशॉप की, जिसमें उस राज्य के आसपास के लोग आके रहेंगे, वहीं पे रहेंगे जहाँ पे वर्कशॉप चल रही है, महीने 1.5 महीने, और उसमें उनके साथ क्लासेस होंगी, और बाद में को वर्कशॉप जो है प्रोडक्शन में कल्मिनेट होगी। या ऐसी भी वर्कशॉप होती है जो किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर है, या टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर की लाइटिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम डिजाइन, इस तरह की चीजें सिखाई जाएंगी।
स्क्रिप्ट राइटिंग की भी वर्कशॉप्स कुछ एनएसडी ने ऑर्गेनाइज की है, डायरेक्शन पे वर्कशॉप्स होती रही हैं। तो इस तरह का जो है, और एनएसडी की वर्कशॉप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुई है एक्सटेंशन प्रोग्राम की, हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर के इन्होंने खास तौर से मॉरिशस मॉरिशस कह रहे हैं, मालदीव में जाके वर्कशॉप्स की हैं, श्रीलंका में जाकर के वर्कशॉप्स की हैं, और शायद नेपाल में भी जाके वर्कशॉप्स की हैं। मेरे पास उस तरह के डेटा नहीं है। और एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है उसका ही एक हिस्सा बना बाद में कि इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस को, जो लोग चाहते थे कि हम अपना एक अगर ड्रामा स्कूल या उस तरह का कुछ एक बनाना चाहें, तो उनको उस तरह की हेल्प देना कि उसमें उनको एक्सपर्ट्स भेजना टीचिंग के लिए, जिनकी की फीस एनएसडी देगा। तो उस तरीके से जो हमारे यहाँ के एक पास आउट है बहरुल इस्लाम, उन्होंने अपना जो सीगल उनका थिएटर ग्रुप है गुवाहाटी में, उन्होंने अपना वहाँ पे एक ड्रामा इंस्टीट्यूट टाइप का शुरू किया। उसके लिए एक्सटेंशन के द्वारा उसकी उनकी मदद की गई। ऐसे ही जो इस वक्त एनएसडी के प्रभारी निदेशक हैं सुरेश शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश में मंडी में काम कर रहे थे और उन्होंने इस तरह का एक संस्थान बनाना चाहा, तो इनको भी शुरू में 1-2 साल तक एनएसडी ने उस तरह की मदद की। और भी पूना में भी मेरे ख्याल से किसी की मदद की गई थी। मेरे पास वही ना कि क्योंकि मैं एक्सटेंशन से उस तरह से नहीं जुड़ा हूं, तो मेरे पास उतने डिटेल नहीं है। तो इस तरह के काम किए, और एक्सटेंशन प्रोग्राम की कई सारी वर्कशॉप से जो लोग निकले, उनमें से कईयों का एडमिशन भी बाद में एनएसडी में हुआ। और जैसे मैंने लखनऊ में एक वर्कशॉप की थी यूपी संगीत नाटक एकेडमी के साथ मिल करके। अब उसमें जो हमारे यहाँ के कुछ ट्रेंड लोग थे, मैं देख रहा हूँ कि वो एक श्रीधर करके है, वो आता रहता है, टेलीविजन सिनेमा में आ रहा है, फिल्में कर रहा है। एक और एक्टर है जो ये क्या क्या भाभी जी वाला कौन सा, उसमें जो पुलिस का बनता था, गप्पू सिंह ऐसे कुछ नाम का करेक्टर करता है, वो अपने आप उसे करेक्टर के नाम पे एक और सीरियल शुरू हो गया। तो बड़ी खुशी होती कि ये लोग इस ट्रेनिंग से निकल करके और भी क्या सीखा होगा, ये नहीं कि उसी वर्कशॉप सीखा, उसके बाद भी उन्होंने काम किया होगा, शायद और वर्कशॉप्स की होंगी, पर उन्होंने कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन नहीं किया, और इसी तरह की ट्रेनिंग से निकल करके वो आज वहां पहुंच रहे हैं। तो इस तरह के भी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। जी सर, बिल्कुल। एक थिएटर, चूंकि आप काफी सालों से थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है कि थिएटर में, जैसा आपने बताया, आप बता भी रहे थे अपने बचपन की बात, कि पहले भी टिकट बेचने पड़ते थे, लोग मिलते नहीं थे, दर्शक मिलते नहीं थे। आज बड़े शहरों में जो बहुत स्टार्स वगैरह को लेके काम हो रहे हैं, वो हाउसफुल जाते हैं, वरना आज भी टिकट्स या तो फ्री में दे दिए जाते हैं, पासेस दिए जाते हैं, या बहुत कम पैसों में दे दिए जाते हैं। तो उसका मतलब थिएटर को ऑडियंस के लिए आज भी थोड़ा सफर करना ही पड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? उसमें सुचित्रा, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब इलाहाबाद में थिएटर करना शुरू किया, और हम लोगों ने जब फिल्मोथेरेपी क्लब में काम करने शुरू किया, तब हम लोग शायद उतना पैसों को लेकर के ठीक है टिकट बेचते थे, तो जितने टिकट बिक गए, और नहीं बिके तो कुछ अपना फ्री में भी लोग आ गए। कहीं से हम लोग निकालते थे जो ब्रोशर या सोवनियर, उसमें विज्ञापन इकट्ठा करके और उसके पैसे निकाल करके ऐसे काम करते थे। जब मैं प्रयागराज में जब पहुंचा और डॉक्टर सिन्हा के सानिध्य में रहा, तो जो बातें कुछ सीखने को मिली, उनमें से एक ये था कि हमें थिएटर की ऐसी ऑडियंस बनानी है जो टिकट खरीद के नाटक देखने आए, और इसके लिए पासेस नहीं बांटे जाएंगे। जो लोग काम करते थे, जैसे मैं उन ग्रुप में काम करता था प्रयाग रंगमंच में, तो देखिए उसमें सिर्फ आपको एक नाटक के, एक शो के 2 पास मिलेंगे। मेरा परिवार बड़ा है, जैसे मैंने बताया, हम लोग 5 भाई हैं, माता पिता। तो अगर मैं चाहता था कि मेरे घर के सारे लोग नाटक देखने आए मेरा, तो मुझे बाकी लोगों के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। तो और ये था कि आपको टिकट बेचना है, आपको ऑडियंस, यानी कि अभी स्थिति वो नहीं है कि लोग आके वहां पे जो आपका ऑडिटोरियम है वहां पर टिकट खरीदेंगे, तो ऑडियंस को लाग लेके आना है। पर हमें धीरे धीरे वो स्थिति लानी है कि लोग वहां पर आकर के टिकट खरीदें। और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था कि जब हम लोगों ने खामोश किया, तो ये होता कि मीटिंग में कि इस बार गेट सेल इतने टिकटों की हुई, इतने पैसे मिले। और जब दूसरी बार किया, बहुत बड़ा सवाल और थी पुलिस, तो वो और बढ़ गई थी संख्या। क्या हो रहा है कि जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी किसी इसी तरह के कार्यक्रम में कहा कि एक तो ये जो प्रोडक्शन ग्रांट और रेपेटरी ग्रांट की वजह से
जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे थिएटर का, क्योंकि आपको पैसे का आपका जो कमी है वो पूरी हो रही है। तो आप टिकट बेचने, टिकट उसका शायद मेरे ख्याल ऐसी कुछ शर्त भी होती है कि आप टिकट नहीं बेचेंगे, मुझे पता नहीं ऐसी, क्योंकि हमने आज तक कभी ग्रांट ली नहीं, पर मैं देखता हूँ कि अधिकतर जो नाटक होते हैं वो फ्री में होते हैं। तो आपका तो काम चल रहा है, लेकिन जो एक टिकट खरीद के नाटक देखने की जो एक आदत बनानी चाहिए थी ऑडियंस की, आप नहीं बना रहे हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि थिएटर इन जनरल सफर कर रहा है। फ्री की ऑडियंस के लिए, जैसे उस वक्त भी होती थी बात कि अगर आप फ्री में नाटक दिखाते हैं तो उसके लिए लगता भी है ये तो फ्री की चीज, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब आप उसी चीज के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, चाहे आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए, आप कुछ भी खर्च करेंगे, जब आपकी जेब से कुछ जाता है तो आपको लगता है कि यार ये मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, इसको मैं देखूं। और अगर उनको पसंद नहीं आए तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा तब कि भाई आपने क्या, आपने मुझसे पैसे लिए थे, आपने मुझे कैसी खराब चीज दिखाई। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आप उससे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और इसलिए जो है ये जो टिकट, यानी कि मेरा अभी भी मानना है, और मैंने तो उसमें कहा कि बजाय इसको कि जो सारी ग्रांट सरकार देती है और जिसमें बहुत सारी धांधलियां भी होती हैं, बहुत सारे गलत लोगों को भी मिलती है, इसको खत्म करके वो पैसा सरकार अगर थिएटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कि हमको जैसे आज की तारीख में अगर आपको दिल्ली में थिएटर करना है तो श्री राम सेंटर या कमानी जैसे हॉल जहां हम लोग पहले काम करते थे, वो आज की तारीख में 80,000 1 लाख रुपए से कम में आपको हॉल नहीं मिलता है। हमने पिछले कितने सालों से दिल्ली में अपना शो करना बंद कर दिया, हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमको ग्रांट मिलती नहीं है। अगर आप इसके बदले से हॉल ऑडिटोरियम बनाएं जो कि 1,000 2,000 3,000 रुपए में, जो भी एक बेसिक बहुत ही मामूली से खर्चे में संस्थाओं को उपलब्ध हो, जहाँ पे कि सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, मौजूद हो, मुहैया कराए सरकार, जिससे कि उस तरीके से आप नाटक को प्रमोट करें और लोग टिकट बेच के नाटक देखने आए, टिकट खरीद के नाटक देखने आए, और ग्रुप भी टिकट बेचे। एंटरटेनमेंट टैक्स की जो समस्या है उसको, जिसको खत्म किया जाए या उसको ऐसे किया जाए कि जो थिएटर सीरियसली कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाए, कुछ इस तरीके का, या बहुत कम टैक्स लगाया जाए। अभी तो जीएसटी लग गया है, पता कितने परसेंट है, 36% है, 38% है, कितने मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम टिकट, हम नाटक ही नहीं करते हैं ऐसे, हम तो सिर्फ कोई बुलाता तो जाके वहां पे शो करते हैं। तो जैसे कि मैंने जब यही वर्कशॉप की थी लखनऊ में, तो संगीत अकेडमी बोला कि हम नाटक के टिकट नहीं बेचते। मैंने नहीं, आपको चाहे आप 10 बार रखिए टिकट, टिकट बेचना होगा। तो हमको ये जो भी नाटक करना है, चाहे जो भी कहीं कर रहा हो, आपको टिकट बेचने चाहिए। लोगों को ये आदत डालनी होगी, भाई आप टिकट खरीदिए और आके तब नाटक देखिए, फ्री के पास नहीं बांटे जाएंगे, तभी कोई बदलाव आ सकता है। और नाटक ऐसे करिए, अच्छे करिए कि ऑडियंस देखने आए। पॉपुलर नाटक करिए लेकिन चीप नाटक मत करिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रामा की तरफ भेजना नहीं चाहते, दो ये भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ पढ़ाया जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि जब बच्चा निकलता है, जो रेपरेटरी ज्वाइन करेगा वो 6 स्टूडेंट या जितने भी 8 या 10 स्टूडेंट, उसके पास एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। दो हम एज अ सब्जेक्ट अब इसको पढ़ाने लगे, काफी सालों से पढ़ाया जा रहा है, तो एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है इस फील्ड में, स्टूडेंट को नहीं लगता, उनके पेरेंट्स को नहीं लगता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, ये जो समस्या है, ये आप जो बात करी सही बात कह रही हैं। और जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो डॉक्टर सिन्हा के साथ जो मेरी ट्रेनिंग थी, उसमें तो ये था कि आप जो जो थिएटर के आंदोलन की बात है कि इसमें आपको सिर्फ अपना झोंकना है, अपना काम करना है, इससे आपको पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमाना है तो कुछ और काम करिए। और यानी कि एक जमाने में ऐसा थिएटर इलाहाबाद में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, और दिल्ली में भी बहुत शहरों में हुआ है। यानी कि एनएसडी से निकल करके जो बता रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे लोग नौकरी कहीं और करते थे, वो चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस में हो, प्राइवेट कंपनी में हो, या कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हों, और साथ में वो थिएटर कर रहे हैं और अच्छा खासा अच्छा थिएटर करते थे, रेगुलर थिएटर करते थे। इलाहाबाद में जो है, आपके यहाँ लखनऊ में सूर्यभन कुरशेर जिंदगी भर नौकरी करते रहे, थिएटर करते रहे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं जो बता रहा था कि दिल्ली में देशांतर ग्रुप बना था 1967 में, और ये ओम शिवपुरी, राम कुमार बजाज, मोहन महर्षि, बीवी कारंत जैसे एनएसडी के पास आउट लोगों ने बनाया था। और ये सब लोग, क्योंकि पैसा नहीं था थिएटर में, इनको उससे देशांतर से इनकी रोजी रोटी नहीं चलती, तो ये लोग, अधिकतर लोग जो है वो पढ़ा रहे थे, स्कूलों में टीचिंग का काम करते थे, क्योंकि उसमें फायदा था कि आपने
2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक आप टीचिंग से फ्री हो गए, उसके बाद आपके पास टाइम है कि आप अपने थिएटर के लिए आप डिवोट करें। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि जैसे कि आप वहां पर नाटक ही पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ये भी हुआ। तो या हम लोग जब संभव ग्रुप बनाया है 1984 में, तो हम लोगों को संभव से पैसे नहीं मिलते थे। हम लोग नाटक करते थे, यानी कि हम लोग उससे पैसे लगाते थे। कभी हुआ कोई स्पॉन्सर शो हुआ तो उसका 100 रुपया मिल गया, हर एक आदमी को 100 रुपया मिला। तो हम लोग उसमें यानी कि अपने पैसे कमाने के लिए, चाहे मैं राइटिंग से कमा रहा हूँ, चाहे मैं टेलीविजन से कमा रहा हूँ, तो हम कोई और जरिया अपनाते थे। और अब तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इवेंट्स आ गए हैं, वेब सीरीज हो रही हैं, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि हम थिएटर करके ही पैसे कमाएंगे, इसके बजाय हमको शायद अपनी सोच बदलनी होगी। हाँ, थिएटर से पैसे मिले, ये बहुत ही आदर्श स्थिति है। अगर ये बहुत ही अच्छा हो कि मैं सिर्फ नाटक करूं और मैं उससे इतना कमा लूं कि मैं एक ठीक ठाक जिंदगी बिता सकूं, लेकिन जब तक ये मुमकिन, वो तभी होगा। ऐसा नहीं, ऐसा असंभव है, ये संभव है। वेस्ट में कितने लोग हैं जो सिर्फ थिएटर पे ही सरवाइव कर रहे हैं, सिर्फ थिएटर कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं और उससे वो जी रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में, बंगाल में, कर्नाटक में, ऐसे असम में बहरुल इस्लाम है, थिएटर कर रहे हैं, और शायद मुझे पता नहीं वो ग्रांट भी ले रहे हो, लेकिन काम कर रहे हैं। तो आप यानी कि आप उस स्थिति को अचीव कर सकते हैं। और बात वही है कि जो वेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, या महाराष्ट्र का है या बंगाल का है, वहां पर दर्शक जो है वो टिकट खरीद के नाटक देखता है, और उस टिकट के पैसे से ही उनकी जीविका चलती है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो हमें उस स्टेज पे, लेकिन हमें टाइम लगेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। बहुत सारे प्लेज ऐसे लिखे हैं, बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जो गरीब लोगों पे लिखे गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों पे लिखे गए हैं, या जो भी विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं ऐसे लोगों पे लिखे गए। लेकिन जब उनका मंचन होता है तो हम ऐसे ही लोगों को ऑडियंस में नहीं पाते जो जिन पे वो कहानियां लिखी गई। जबकि आज देश का ये ट्रेंड है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी भले ही 6 महीने पैसे जमा करके जाए, लेकिन मूवी देखने चला जाता है। वो मूवी चाहे फिक्शनल हो, उसकी लाइफ पे ना हो, किसी अमीर इंसान पे लिखा हो, लेकिन देखता है। लेकिन वही इंसान उस पे लिखी हुई कहानी मंच पे देखने नहीं आता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं सुचित्रा। पहली चीज तो ये है कि आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। अक्सर जो सिनेमा जो है वो अपने प्रचार की वजह से पहुंचता है। उसका जो जिस तरीके से उसका प्रमोशन होता है सिनेमा का, जिस तरीके से उसका प्रचार किया जाता है, यानी कि अगर फिल्म बनी है 1 करोड़ की, तो वो 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ उसके प्रचार खर्च करते हैं, है ना। मानी बात है कि हमारे थिएटर की इकोनॉमिक्स इतना हमारे को अलाउ नहीं करती है कि हम इतना प्रचार पे खर्च कर सकें। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने, वो लगता है कि ये नाटक है और ये इस विशेष दर्शक वर्ग के लिए नाटक तैयार किया, हमने ये प्रोडक्शन तैयार की है, तो ये हमारा काम है, वो नहीं आएगा हमारे पास, हमको उस तक पहुंचना होगा। हाँ, या तो हम उस जहां वो रहता है उस जगह जाकर के उस नाटक का प्रदर्शन करें, या फिर हम उन लोगों को लेकर के आए। अब मानी बात है कि अगर आप ऐसे एक पिछड़े या ऐसे दलित या दमित वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं और उसके पास पैसे ना हो, तो वो आपको वही बात है, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, कैच-22 वाली सिचुएशन है कि आपको, पर आपने उसके लिए तैयार किया है तो आपको कहीं से कुछ आपको करना पड़ेगा इंतजाम। दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं कि अगर हम मान लीजिए कि एक नाटक हम कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि बहुत दुखी है, बहुत अत्याचार हुआ है, कि उसी को दिखाएं हम। वो हमें उसका दुख, उसकी तकलीफ हमें ऐसे लोगों को भी दिखानी है जो कि उसके बारे में नहीं जानते हैं। हमें लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है, बताना है कि देखिए साहब, ये हो रहा है हमारे देश में या हमारे इस प्रांत में या इस जगह पे, ऐसा किया जा रहा है और हमें इसके बारे में सोचना होगा, कुछ करना होगा। तो हमें सिर्फ उसी ऑडियंस, यानी कि जो बात है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, आप समझ रही हैं? ठीक है, हमने जिसके लिए लिखा है, जिसका नाटक है, उस तक तो पहुंचे, लेकिन ऐसे लोगों तक भी पहुंचे या उन तक पहुंचाया जाए जिनको उसके बारे में नहीं पता है, सिर्फ वो उसी वर्ग तक सीमित ना रहे। हो सकता है ऐसे नाटक हो कि जो दूसरे वर्ग के लिए नहीं हो, लेकिन तब भी हम ऐसे कोशिश करें कि उन तक भी पहुंचाया जाए। बिल्कुल सर, कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के जो
वर्तमान छात्र छात्राएं हैं जो पास करके अपने करियर की ओर अग्रसर होंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, मेरा उनसे संदेश ये है, सिर्फ एक ही संदेश है, मैं हर एक किसी को देता हूँ कि एक तो आप जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी सिंसियरिटी के साथ करिए, लगन के साथ करिए, और उसमें जब आप किसी काम उसको एंजॉय करिए। जब आप किसी काम को एंजॉय करते हैं आप तभी उस काम को अच्छा कर पाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपने एक ड्रामा स्कूल से ट्रेनिंग ली है, आप टेलीविजन जरूर करिए, सिनेमा जरूर करिए, आप वेब सीरीज जरूर करिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। वो भी एक अलग तरह के कला माध्यम है और अभिव्यक्ति के माध्यम है आपको पूरा। लेकिन आप रंगमंच को सिर्फ एक सीढ़ी, एक स्टेपिंग स्टोन मत समझिए, आप रंगमंच से भी जुड़े रहिए। अगर आप खुद आपके पास वक्त नहीं है तो आप जो है कम से कम देखने का एक ऑडियंस का दायित्व निभाइए। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम लोग थिएटर कर रहे होते हैं और हम दूसरे का नाटक हम लोग खुद ही नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो हम बहुत ही क्रिटिकल होकर देखते हैं कि अच्छा इसने क्या किया होगा। हम एक आम ऑडियंस की तरीके से उसका काम नहीं देखते हैं। और हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं जो कि सिनेमा और सब कुछ करते हुए भी लगातार थिएटर कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप नसीरुद्दीन शाह बनिए कि जो थिएटर भी करता रहे, उसके लिए उसका भी प्यार, थिएटर के लिए प्यार रहे, और बाकी काम भी करिए। मैं यही कहना चाहूंगा। और जिंदगी में उन्हें सारी कामयाबी हासिल हो, सफल हो, वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे और बहुत बढ़िया काम करें, यही मैं उनसे कहना चाहूंगा। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, जिनके संयुक्त पहल रंग समागम के माध्यम से हम आप जैसे कला जगत की विभूतियों से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका एक संदेश। ये बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास हमारी बाकी सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं, हमारे प्रोडक्शंस, नाटक नहीं हो पा रहे हैं, क्लासेस भी शायद नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक आप इस तरह का आपने जो ये पहल की है कि आप लोगों से बात कर रही हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और अपने छात्रों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और यानी कि यही, लेकिन ये थिएटर नहीं है। और पूरी मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये कोरोना काल या जो है खत्म होगा और दोबारा से बहुत जल्दी हमारे वापस सारी गतिविधियां उसी नॉर्मल तरीके से शुरू होंगी, फिर नाटकों के शोज होंगे, ऑडियंस आएगी, क्लासेस होंगी, पढ़ाई होगी, है ना, ये काम होगा। लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। आपने अच्छा काम किया है और अभिनंदन इस काम के लिए। आपने अपना इतना सारा समय दिया, मैंने आपसे फिर प्रश्न भी पूछे आपका समय लेके, आप यहाँ पे आए, अपना जीवन के बारे में आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने मौका दिया आज बीएनए ने और आपने सुचित्रा की, मैंने एक बार अपनी जिंदगी को दोबारा जिया और उस यात्रा क्रम में, तो मुझे ही बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच बीएनए और थैंक यू वेरी मच सुचित्रा और बाकी सब साथी जिन्होंने इसको संभव किया, इस काम को। धन्यवाद। नमस्कार कर लूं आप। नमस्कार।